मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 701 इतना शातिर नहीं। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 701 इतना खतरनाक नहीं। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 701 इतना शातिर नहीं। अनुवादक एकलिस स्टूडियो। संपादक एकलिस स्टूडियो। हालांकि लिन युआन पारंपरिक अर्थों में एक क्रिएशन मास्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा वह हासिल किया जो क्रिएशन मास्टर्स अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कर सकते थे। इस प्रकार लिन युआन अज्ञात प्राणियों के बारे में किसी अन्य सामान्य सृजन मास्टर की तरह ही उत्सुक था, खासकर जब पवित्र स्रोत जीवन रूपों की बात आती थी। ठीक है, मैं खगोलीय संसद देखने के लिए आपके साथ चलूंगा। लिन युआन ने वेन यू से खगोलीय संसद के अन्य क्षेत्रों के बारे में नहीं पूछा जो उन्हें समझ में नहीं आया। जब वे संसदीय बैठक में जाते थे तो वेन यू उन्हें खुद ही सब कुछ समझाती थी। वेन यू खड़े हुए और कहा, युवा मास्टर, संसदीय बैठक आयोजित होने से पहले एक अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। हमें पहले इन आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियों को तैयार करने की आवश्यकता है। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये ठीक है, कोई हमें शीघ्र ही आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियां पहुंचा देगा। जब लिन युआन ने सी ब्लिस कबीले को ब्लिस की 100 विकसित कांस्य महाकाव्य एंजेलफिश दी थी तो उन्होंने इतनी तेजी से फे को विकसित करने के लिए लिन युआन को उदारतापूर्वक धन्यवाद व्यक्त किया था और उन्हें कृतज्ञता के प्रदर्शन के रूप में मछली कोट का एक सेट दिया था। लिन युआन को मछली कोट के इस सेट में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उसने महसूस किया कि सी ब्लिस कबीले द्वारा पोषित एंजेलफिश ऑफ ब्लिस से आए मछली के कोट उन लोगों से मेल नहीं खा पाएंगे जो एंजेलफिश ऑफ ब्लिस से आए थे जिन्हें वह जलमगन बार ड्रैगन झील में पालने जा रहा था। वह गारंटी दे सकता है कि जलमगन बार ड्रैगन झील में उसके द्वारा पाला गया आनंद की प्रत्येक एंजेलफिश महाकाव्य गुणवत्ता वाली होगी। लेकिन अब लग रहा था कि वो फिश कोट काम आएंगे, अन्यथा उन्हें नहीं पता था कि खगोलीय संसद की संसदीय बैठक के लिए आवश्यक आध्यात्मिक प्रकार की सामग्री खोजने के लिए वे कहाँ जाएंगे। जैसे ही वेन यू इस बात को लेकर उत्सुक था कि लिन युआन ने वह क्यों कहा जो उसने कहा था, लिन युआन का समर्पित कुरियर आहनेंग हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। इस बार वह 10 प्लेटिनम फे भंडारण बक्से ले जा रही थी। लिन युआन ने आहनेंग से बक्से प्राप्त किए और वेन यू के साथ हवेली में भंडारण बक्से ले गए। उन्होंने फे भंडारण बक्से में से 200 पूर्ण इंद्रधनुष मछली कोट निकाले। मछली के कुछ कोट ब्लिस की वयस्क एंजेलफिश से आए थे। वह तुरंत मछली के कोट में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। वेन यू भी इसे महसूस कर सकती थी और उसने कहा, यंग मास्टर, संसदीय बैठक को इनमें से केवल 50 फिश कोट की जरूरत है। अनुष्ठान में आधा घंटा लगेगा। मैं खगोलीय संसद से संपर्क करने के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण कक्ष में जाऊंगा। आप आधे घंटे बाद ट्रेनिंग रूम में आ सकते हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अन्य फे भंडारण बक्सों में मछली के कोट की जांच करने दीजिए। यदि आप इसके बाद खाली हैं तो कृपया स्काई सिटी के निजी क्षेत्र के प्रबंधन के अलावा सी ब्लिस कबीले और मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क पर भी ध्यान दें। जब लिन युआन ने दोबारा बात की तो वेन यू सहमत होने ही वाला था। आप सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बारे में भी जानकारी व्यवस्थित कर सकते हैं, फिर देखें कि क्या सन परिवार के किसी भी मुख्य सदस्य की स्थिति ऐसी है जहां उनकी मांसपेशियां नेक्रोटाइज हो गई हैं। वेन यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उत्तर दिया, युवा मास्टर, आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। मास्टर मिस्टिक मूड ने पहले ही एलिमेंटल पेपर को शिखर गोल्ड ग्रेड तक विकसित कर लिया है। मैं पहले की तुलना में अधिक तेजी से जानकारी व्यवस्थित कर सकता हूं। मैं आपको 3 दिन में सारी जानकारी उपलब्ध करा सकूंगा। वेन यू ने 50 मछली कोटों को अपनी कलाई पर कमल के फूल के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में रखा और अनुष्ठान करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में चली गईं। लिन युआन के चले जाने के बाद वेन यू ने चायदानी से 3 ट्रेजर्स टी का एक और कप डाला। उन्होंने 3 ट्रेजर्स टीपी और 100 प्लेटिनम ग्रेड फिश कोट की जांच करने से पहले खुद को फिर से तरोताजा कर लिया। ब्लिस की कांस्य एंजेल फिश केवल उसकी आधी हथेली जितनी बड़ी थी, यहाँ तक कि जब वे प्लेटिनम ग्रेड तक बढ़ गए तब भी वे उसके आधे हाथ के बराबर ही बड़े होंगे। जागृत ड्रैगन प्रजाति रक्त रेखाओं वाली प्लेटिनम एंजेलफिश ऑफ ब्लिस स्पिरिट साइफन गोल्डफिश से थोड़ी ही छोटी थी। हालांकि प्लेटिनम एंजेलफिश ऑफ ब्लिस अपने नाम के अनुरूप रही। जब उनके पंख फैले हुए थे तो वे चमचमाते लाल मुकुट वाले क्रेन की तरह पानी में उड़ने लगे। जब उनके पंख पीछे खींचे जाते थे और उनकी पूंछ घुमाई जाती थी तो वे बादलों के बीच रहने वाली इंद्रधनुषी परियों की तरह दिखती थीं। वे बेहद खूबसूरत थे। लेकिन जब लिन युआन ने एंजेलफिश ऑफ ब्लिस पर तराजू का रंग देखा तो वह भौचक्का रह गया। ब्लिस की 100 प्लेटिनम एंजेलफिश में से अधिकांश 5 रंगों से चमकती थी जबकि बाकी 4 रंगों से चमकती थीं। लिन युआन ने ब्लिस की सभी 100 एंजेलफिश की जांच करने के बाद देखा कि उनमें से किसी में भी 7 रंग के तराजू नहीं थे। इसका मतलब ये था कि ब्लिस की ये सभी एंजेलफिश उच्च और मध्यम गुणवत्ता वाली वयस्क प्लेटिनम एंजेलफिश ऑफ ब्लिस थीं। लिन युआन ठंडे स्वर में हंसा। जब वह सी ब्लिस कबीले के साथ सौदा कर रहा था तो उसने उनसे ब्लिस की वयस्क एंजेलफिश देने के लिए नहीं कहा, केवल ये कहा कि उन्हें उतना ही देना चाहिए जितना वे अपनी ईमानदारी व्यक्त करते हों। अब वह सी ब्लिस कबीले की ईमानदारी देख सकता था। लिन युआन को अंततः पता चला कि सी ब्लिस कबीले ने इस ग्रेड के इतने सारे मछली कोट क्यों भेजे थे। उच्च श्रेणी के मछली कोट उसे चुप कराने वाले थे। प्रारंभ में उन्हें लगा कि यह गाओ फैंग था जो सी ब्लिस कबीले पर हमला करना चाहता था। लिन युआन को हाल ही में सी ब्लिस कबीले के निजी गुट क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था। क्या इस अनुभवी गुट को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की मेरी योजना बहुत शातिर है? लेकिन उनके बेशर्म तरीके से मैं वास्तव में नहीं सोचता कि मैं इतना शातिर हूँ। भले ही ब्लिस की ये 100 प्लेटिनम एंजेलफिश सर्वोच्च गुणवत्ता की नहीं थी, फिर भी लिन युआन ने उन्हें जलमगन बार ड्रैगन झील में पालने की योजना बनाई। जलमगन बार ड्रैगन झील का बहुत विस्तार होने वाला था और प्लेटिनम एंजेलफिश ऑफ ब्लिस बहुत छोटी थी।
भले ही वह सभी 100 एंजेलफिश ऑफ ब्लिस का पालन पोषण करे, लेकिन इसके लिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा वेन्यू को हर हफ्ते 50 फिश कोट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जब एंजेलफिश ऑफ ब्लिस वयस्क हो गई तो उन्हें एक मछली का कोट तैयार करने के लिए 1 महीने की आवश्यकता होगी, चाहे उनका पालन पोषण कितनी भी अच्छी तरह से किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि वेन्यू को हर हफ्ते 50 फिश कोट की आवश्यकता होगी, जो हर महीने 200 फिश कोट के बराबर होगी, और उसे 200 एंजेलफिश ऑफ ब्लिस से आने की आवश्यकता होगी। ये वर्तमान हवेली के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ था। मास्टर डुआनली 2 महीनों में केवल 300 प्लेटिनम वाटर पोशन का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को प्लेटिनम में विकसित करने और उन्हें वयस्कता तक विकसित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार सीब्लिस कबीले ने लिन युआन को चुप कराने के लिए जो 200 मछली कोट भेजे थे, उन्होंने वास्तव में उसकी वर्तमान आपात स्थिति को हल कर दिया था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 702 8 इच्छा शक्तियों से बनी आकृति। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 702 8 इच्छा शक्तियों से बनी आकृति। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 702 8 इच्छा शक्तियों से बनी आकृति। भले ही सी ब्लिस कबीले ने अपने द्वारा भेजी गई एंजेलफिश ऑफ ब्लिस की निम्न गुणवत्ता को स्पष्ट करने के लिए मछली के कोट का उपयोग किया, उन्होंने विकास संसाधनों के आदान प्रदान के लिए अनिवार्य रूप से संपार्श्विक संसाधनों का उपयोग किया। लिन युआन ने एक बड़ा बेसिन लिया और उसमें पानी भर दिया। उन्होंने अपना हाथ बेसिन में रखा और पानी में डालने से पहले मिट्टी में आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की। उसने 5 रंगों वाली एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को बाहर निकालने और उन्हें बेसिन में रखने से पहले 10 मिनट तक ऐसा किया। हालांकि ब्लिस की ये एंजेलफिश वयस्क हो गई थी, लेकिन उन्हें फिर स्टोरेज बॉक्स में इतना बंद कर दिया गया था कि जहाज से भेजे जाने के बाद वे बीमार होने लगी। यदि लिन युआन ने शुद्ध स्पिरिट क्यूई को पानी में पंप करने में 10 मिनट नहीं लगाए होते तो आनंद की एंजेलफिश तैरने के बजाय नीचे तक डूब गई होती। आनंद की उदासीन एंजेलफिश आत्मा क्यूई संक्रमित पानी के संपर्क में आई और माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ का आपके जीवन के स्थान से प्रभावित हुई। वे तुरंत अधिक जीवंत हो गए। लिन युआन ने आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित करने के लिए अपने हाथ का उपयोग किया और अपनी हथेली को प्लेटिनम एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के खिलाफ रखा और उन्हें ध्यान से महसूस किया। वहां नर और मादा दोनों मछलियां थीं और पहली 2 नर मछलियां सामान्य लग रही थीं। लेकिन जब उसने तीसरी मछली की जांच की, जो मादा थी, तो वह निराश हो गया। जब सी ब्लिस कबीले ने एंजेलफिश ऑफ ब्लिस का व्यापार किया तो वे मादा मछली के गर्भ को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार आनंद की एंजेलफिश जो उसके हाथ में थी पुनरुत्पादन नहीं कर सकी। कुछ देर तक उसकी तूफानी अभिव्यक्ति जारी रहने के बाद उसने ब्लिस की बाकी वयस्क एंजेलफिश की जांच की। लिन युआन ने पाया कि ब्लिस की 70 मादा एंजेलफिश ने गर्भाशय को नष्ट कर दिया था। वह इतना क्रोधित था कि हंसने लगा। चूंकि सी ब्लिस कबीला उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहता था और गुप्त चालें खेलना चाहता था, इसलिए उसे उन पर हमला करने के लिए और अधिक सशक्त रणनीति का उपयोग करना होगा। उसे कुछ और खतरनाक तरीके जोड़ने चाहिए। लिन युआन ने ब्लिस की 100 प्लेटिनम एंजेलफिश की जांच करने में लगभग 15 मिनट बिताए। वह एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को फी स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित नहीं रख सका क्योंकि फी स्टोरेज बॉक्स में लंबे समय तक भंडारण से वे मर सकती थीं। लिन युआन 10 प्लेटिनम फे भंडारण बॉक्स लाया और जलमगन बार ड्रैगन झील की ओर भागा। जलमगन बार ड्रैगन झील का पानी एक भूमिगत झरने से आता था, इसलिए चाहे झील का विस्तार कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि पर्याप्त पानी नहीं होगा या चट्टानें झील में झरने के पानी को दूषित कर देंगी। भले ही जलमगन बार ड्रैगन झील का निर्माण किया जा रहा था, फिर भी पानी बेहद साफ था। हुक्वान के 200 क्लास 3 स्पिरिट कारीगरों की निगरानी में लिन युआन ने तुरंत ब्लिस की 100 वयस्क प्लेटिनम एंजेलफिश को जलमगन बार ड्रैगन झील में डाल दिया। ब्लिस की 100 एंजेलफिश तुरंत ब्लैकी की खेल की दोस्त बन गईं। ब्लैकी ने एक मछली को कोहनी मारी, फिर दूसरी मछली को, और यहाँ तक कि उसने अपनी पूंछ का उपयोग करके लहरें पैदा की, जिसने आनंद की एंजेलफिश को सतह पर धकेल दिया। ये बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह था। हालांकि लिन युआन को पता था कि ब्लैकी को इसकी सीमाएं पता थीं और उसने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ का आपके जीवन के स्थान के कारण ब्लिस की 100 एंजेलफिश उस तरह नहीं मरेंगी जैसे वे फी स्टोरेज बॉक्स में मरती थी। हालांकि स्पिरिट क्यूई की कम सांद्रता के परिणामस्वरूप मछली के कोट का उत्पादन धीमा हो जाएगा। हुक्वान के 200 क्लास 3 स्पिरिट शिल्पकार आश्चर्यचकित रह गए जब लिन युआन ने हवेली में वापस भागने से पहले हुक्वान का स्वागत किया। लिन युआन ऊपर प्रशिक्षण कक्ष की ओर भागा। उसी समय कक्षा 3 का एक स्पिरिट क्राफ्ट्समैन दौड़कर हुक्वान के पास आया और आदरपूर्वक पूछा, मास्टर हुक्वान, क्या वह व्यक्ति युवा मास्टर था? वे ब्लिस की 100 वयस्क एंजेलफिश हैं। एन ओवलबन। इससे पहले कि कक्षा 3 का स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बोलना समाप्त कर पाता, उसने देखा कि हुक्वान हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। कक्षा 3 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को हुक्वान से एक जोरदार थप्पड़ मिला, जिसने दहाड़ते हुए कहा, यह मेरा युवा मास्टर है। तुम्हारी उसे संबोधित करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप यहाँ एकमात्र व्यक्ति हैं जो उन्हें एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के रूप में पहचान सकते हैं? काम पर वापस लौटें और परियोजना को 2 सप्ताह में पूरा करने की पूरी कोशिश करें। केवल एक दिन में हमारे लिए सारी सामग्री इकट्ठा करने के यंग मास्टर के प्रयास को बर्बाद मत करो। हुक्वान द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन परेशान नहीं था। इसके बजाय वह खुश था। जब उन्होंने अन्य 199 क्लास 3 स्पिरिट शिल्पकारों को देखा तो लियूटोन को लगा कि अन्य क्लास 3 स्पिरिट शिल्पकार बेवकूफ थे। हेवनली क्राफ्ट पवेलियन में क्लास 3 स्पिरिट शिल्पकारों की संख्या केवल बढ़ेगी। अंततः मास्टर हुक्वान भी ट्रैक खो देंगे। यदि उसे मास्टर हुक्वान द्वारा हर दिन कुछ बार थप्पड़ मारा जा सकता है तो कम से कम इससे मास्टर हुक्वान को याद आ जाएगा कि वह कौन था।
ये हुक्वान के पूरी तरह से भूल जाने से बेहतर था कि वह अस्तित्व में था। इसके अलावा उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा को किसी और ने मात नहीं दी। अंततः उसे मास्टर हुक्वान और यहाँ तक कि यंग मास्टर द्वारा भी पहचाना जाएगा। अल्पविराम। लिन युआन को भीतर से आने वाली जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा कि 50 इंद्रधनुषी मछलियों के कोट इंद्रधनुषी लपटों से जल रहे थे। उन्होंने एक इंद्रधनुषी दरवाजा बनाया जो एक अज्ञात स्थान की ओर जाता था। लिन युआन को नहीं पता था कि जिस क्षण इंद्रधनुष का दरवाजा जगमगा उठा, आकाश के सभी तारे भी चमक उठे। हालांकि तेज धूप के कारण चमकती तारों की रोशनी ध्यान देने योग्य नहीं थी। लिन युआन ने वेन यू से पूछा, क्या हम इस दरवाजे से आगे बढ़ेंगे? वेन यू ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, युवा मास्टर, ये दरवाजा खगोलीय संसद का सामान विनिमय द्वार है। खगोलीय संसद को आदान प्रदान के माध्यम के रूप में इच्छाशक्ति और कानूनों की आवश्यकता है। इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। युवा मास्टर, संसदीय बैठक में प्रवेश करने के लिए हमें बस इस दरवाजे के बगल में सोना होगा। वेन यू के बोलने के बाद लिन युआन ने देखा कि उसने इंद्रधनुष दरवाजे के बगल में 2 कुर्सियां रखी थीं। वह तुरंत उनमें से एक पर बैठ गया और बोला, अच्छा, मैं 6 दिनों तक जागने के बाद थक गया हूं। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी ही सो गया। जैसे ही वेन यू ने लिन युआन को देखा, पहली बार खगोलीय संसद को सक्रिय करने के बारे में उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। जब वह बैठ गई और सपनों की दुनिया में प्रवेश किया तो विशाल तारों से जगमगाते आकाश की पृष्ठभूमि के नीचे 2 आकृतियां साकार हुईं। लेकिन जब उसने अपने बगल में खड़ी आकृति को देखा तो वह इतनी आश्चर्यचकित हुई कि उसका जबड़ा लगभग फर्श से टकरा गया। उसने महसूस किया कि यह आकृति 8 इच्छाशक्तियों से बनी थी। यह आकृति भी कानूनों की सूक्ष्म शक्ति से विकीर्ण होती है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 703 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटें। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 703 12 राशि नक्षत्र सीटें। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 703 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटें। खगोलीय संसद के मालिक के रूप में वेन यू से अधिक इसे कोई नहीं समझता था। स्पिरिट क्यूई पेशेवर जो अनुष्ठान निमंत्रण के माध्यम से संसदीय बैठक में शामिल हुए, उन्हें कम से कम विल पावर रूल्स को समझने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। अन्यथा वेन यू के मालिक होने के बावजूद वे खुद को संसद में घुसने में सक्षम नहीं कर पाएंगे। ये देखकर कि लिन युआन का शरीर 8 इच्छाशक्तियों से बना था, इसका मतलब था कि उसने 8 इच्छाशक्ति रूनों को समझ लिया था। वेन यू, जो इस समय लिन युआन का दाहिना हाथ था, अविश्वास से उबर गया था। उसने हमेशा यह मान लिया था कि उसने केवल 4 विल पावर रून्स को ही समझा है। फिर भी उसने जो कुछ सोचा था उसे 2 बार समझ लिया था। यदि यह घटना नहीं होती जहां वेन यू खगोलीय संसद के नियमों का उपयोग करके ये पता लगाने में सक्षम था कि लिन युआन ने 8 विल पावर रून्स को समझ लिया था, तो उसने उसे यह बात कभी नहीं बताई होती। हालांकि वह उससे निकलने वाले कानूनों की शक्ति को नहीं समझती थी। कानूनी शक्तियों की उपस्थिति ने मिथक ब्रीड फे का संकेत दिया। जब उसे पता चला कि उसने 8 विल पावर रून्स को समझ लिया है तो वेन यू को केवल ये जानकर झटका लगा कि उसका दुश्मन वास्तव में मिथ ब्रीड तक पहुंच गया था। वह स्तब्ध महसूस नहीं करेगी। NOVALB1N। भले ही उसके पास मिथ ब्रीड फीस हो, उसके पास इतनी सारी अलग अलग कानूनी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये कानूनी शक्तियां बहुत अजीब थीं और कुछ स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत थीं। वे बिल्कुल बगीचे में खिले खूबसूरत फूलों की तरह थे, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक जीवंत थे। कम ध्यान देने योग्य कानून छोटे फूल थे जो दृश्यों को सजाने में मदद करते थे। अधिक खंडित कानून केवल कुछ तुच्छ सजावट थे। भले ही कम ध्यान देने योग्य कानून कितने भी कमजोर क्यों न हो, वे अभी भी ऐसे कानून थे जिन्हें केवल कट्टरपंथी वर्ग के विशेषज्ञों या मिथ ब्रीड फे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। जब वेन यू चौंकने में व्यस्त था, लिन युआन ने अपने आसपास का जायजा लिया। लिन युआन ने तारों से जगमगाते इस विशाल स्थान में 12 स्वर्ण सिंहासन देखे। 12 विशाल स्वर्ण सिंहासनों पर जटिल नक्काशी की गई थी। हालांकि वे सभी अंधेरे में थे, मानो वे इंतजार कर रहे हों कि कोई उन पर बैठेगा और उनकी सीलें खोलेगा और उनके असली स्वरूप को उजागर करेगा। लिन युआन को खगोलीय संसद के बारे में वह जानकारी याद आ गई जो उसने ट्रू डेटा से देखी थी। वह जानता था कि ये 12 स्वर्ण सिंहासन 12 राशि नक्षत्र आसन थे। 12 स्वर्ण सिंहासनों के नीचे 66 कांस्य सीटें भी थीं जो जटिल नक्काशी से ढकी हुई थीं। हालांकि 66 सीटों पर निशान 12 सिंहासनों की तुलना में बहुत कम शानदार थे। वे 66 सीटें उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटें होनी चाहिए जिनका उल्लेख स्टार स्पिरिट सीट की क्षमता के हिस्से के रूप में किया गया था। लेकिन भले ही उसे पता हो कि वे सीटें कौन सी थीं, फिर भी वह उनकी क्षमताओं के बारे में अस्पष्ट था। उसे वेन यू की जरूरत थी कि वह उसे सब कुछ समझाए। जब लिन युआन ने वेन यू की ओर देखा तो उसने देखा कि वह ठोस नहीं थी। इसके बजाय उसका शरीर इच्छाशक्ति से बना था। वह समझ सकता था कि इच्छाशक्ति वही थी जिसे वेन यू ने एलिमेंटल पेपर के साथ जोड़ा था जब उसने इसे फैंटेसी ब्रीड में विकसित किया था। जब उसने फिर से चारों ओर देखा तो उसने ट्रू डेटा पर जो पढ़ा था उससे वह खगोलीय संसद के तंत्र का अनुमान लगा सकता था। ऐसा लगता था कि खगोलीय संसद में प्रवेश करने की क्षमता केवल इच्छाशक्ति को समझने में सक्षम होने के बारे में नहीं थी, ये निश्चित रूप से आत्माओं से भी जुड़ा था। जब पवित्र स्रोत जीवन रूपों ने स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के साथ अनुबंध बनाया तो मज्जा अनुबंध बनाने का अतिरिक्त कदम उठाना पड़ा। स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की आत्मा की गहराई में अंकित किया जाना चाहिए और दोनों प्राणी एक साथ मिल जाएंगे।
लिन युआन अभी भी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में कानूनों को खगोलीय संसद में लाने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, इच्छा शक्ति के अलावा उनकी आत्मा ही खगोलीय संसद में प्रवेश कर चुकी थी। वेन्यू, आपने कहा था कि इच्छा शक्ति वह माध्यम है जो खगोलीय संसद में पदार्थ के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। इसका क्या मतलब है? लिन युआन ने पूछा। उन्होंने उन कानूनों को सक्रिय किया जो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में उकेरे गए थे और 10 से अधिक कानूनों की शक्ति लिन युआन से प्रवाहित हुई। कानूनों की शक्ति एक साथ जुड़ गई और यहाँ तक कि एक उजाड़ दुनिया भी बन गई जिसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता लेकिन खुद को खो सकता है। अपने कानूनों की शक्ति को सक्रिय करने के बाद उन्होंने कहा, यदि आवश्यक हो तो मेरे पास महत्वपूर्ण मात्रा में कानून की शक्ति है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। वेन्यू को लगा कि वह लिन युआन को कम से कम समझती है। ये जादुई लग रहा था कि वह 10 से अधिक कानूनों को सक्रिय करने में सक्षम था। वेन्यू अपने सदमे से उभरी और उत्सुकता से कहा, युवा मास्टर, ये पहली बार है जब मैं संसदीय बैठक भी कर रही हूँ। हमने अभी आयोजन स्थल में प्रवेश किया है लेकिन बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है। जब हम स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करते हैं तो हमें केवल इच्छा शक्ति और कानूनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी जबकि भौतिक संस्थाओं के लिए कानूनों की आवश्यकता होगी। मेरे पास केवल एक विल पावर रून है। यदि मैं इसका प्रयोग करूं तो भी मैं दोबारा खगोलीय संसद में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इच्छा शक्ति और कानून बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको उनका उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। वेन्यू ने गंभीरता से बात की। उसके पास मौजूद इच्छा शक्ति की शक्ति स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग नहीं कर सकी। शुक्र है, क्षमता का उपयोग करने के लिए केवल एक प्रतिभागी को भुगतान करना पड़ा। लिन युआन, जिनके पास बहुत सारे कानून और इच्छा शक्तियां थीं, स्टार स्पिरिट सीड का आसानी से उपयोग करने में सक्षम थे। लेकिन स्टार स्पिरिट सीड के लिए इच्छा शक्ति और कानूनों का उपयोग करना एक गंभीर मामला था। वेन्यू को अभी भी लिन युआन को स्थिति को गंभीरता से समझाने की जरूरत थी। वेन्यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिन युआन को अभी भी आधा अधूरा ही समझ आया। खगोलीय संसद में केवल वह और वेन्यू थे, इसलिए स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं था। युवा मास्टर, जब मैंने खगोलीय संसद के साथ एक मज्जा अनुबंध तैयार किया तो मैं केवल 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटों में से एक को आवंटित कर सका। खगोलीय पार्लियामेंट के सितारों को बढ़ाने का एक तरीका इसे आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री खिलाना है, जिसका अर्थ है मेरे माथे पर बिल्ली की आंख का पत्थर खिलाना। एक और तरीका। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 704 लिन युआन द लियो। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 704 लिन युआन द लियो। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 704 लिन युआन द लियो। अनुवादक एकलिस स्टूडियो, संपादक एकलिस स्टूडियो। चूंकि वेन्यू ने वाक्य के बीच में बोलना बंद कर दिया था, लिन युआन स्वाभाविक रूप से भ्रमित थी। लेकिन उसने फिर भी वही जवाब दिया जो वह पहले ही कह चुकी थी। जब आप हवेली से दूर थे, मैंने जलमग्न बार ड्रैगन झील का विस्तार करने का फैसला किया। चूंकि खगोलीय संसद को आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता होगी, हम जलमग्न बार ड्रैगन झील में 1000 से अधिक एंजल फिश ऑफ ब्लिस का पालन पोषण करने में सक्षम होंगे। फिर खगोलीय संसद मछली कोट का उपभोग करने में सक्षम होगी। वेन्यू ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, युवा मास्टर, मास्टर मिस्टिक मून ने खगोलीय संसद को एक स्टार तक विकसित किया है। मैं 12 राशि नक्षत्र सीटों में से एक और सीट आवंटित कर सकता हूँ। वह सुनहरे सिंहासनों में से एक के पास गई और अपने अंदर की इच्छाशक्ति को सिंहासन पर की गई नक्काशी पर अंकित कर दिया। कुछ ही समय बाद सिंहासन अपने मूल अंधेरे स्वरूप से बदल गया और थोड़ा चमकने लगा। यह मन प्रकाश नक्षत्रों की चमक के समान था। तारों की रोशनी तेज होने लगी और ऊपर की ओर बढ़ने लगी। तारों के प्रकाश के मार्गदर्शन में तुला तारामंडल आरंभ में खाली आकाश में दिखाई दिया। जब तुला तारामंडल प्रकट हुआ तो तुला सिंहासन पर नक्काशी सिंहासन से अलग हो गई और एक साधारण पैटर्न में बदल गई जो वेन्यू की गर्दन पर मुद्रित हुई थी। वेन्यू ने लिन युआन की ओर रुख किया और कहा, यंग मास्टर, रहस्यवादी क्षेत्र प्रकार के पवित्र स्रोत जीवन रूप अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूपों से भिन्न हैं। उनके मालिक सिर्फ नेता हैं, लेकिन वे होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। 12 राशि नक्षत्र सीटें अलग से बैठकों में हर चीज की निगरानी करती हैं। तुला सिंहासन संतुलन का प्रतीक है और मुझे बैठक की स्थिरता के लिए जिम्मेदार होने की अनुमति देता है। मैं अभी भी एक और राशि चक्र सीट के लिए अनुबंध नामित कर सकता हूँ। युवा मास्टर, कृपया बची हुई 11 राशियों में से किसी एक को चुनें और उसके साथ एक अनुबंध बनाएं। वेन्यू के शब्दों से लिन युआन को इस बात की सामान्य समझ प्राप्त हुई कि 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटें कैसे काम करती हैं। यदि कोई 12 राशि नक्षत्र सीटों में से किसी एक के साथ अनुबंध करता है तो वह खगोलीय संसद के रखवालों में से एक बन जाएगा, भले ही वह मालिक न हो। हालांकि ऐसा लगता था कि 12 राशि नक्षत्र सीटों के साथ एक अनुबंध बनाना खगोलीय संसद के ठेकेदार के रूप में वेन्यू के अधिकारों से अलग था। किसी को भी सिंहासन पर बैठने की अनुमति देने से पहले उसकी अनुमति की आवश्यकता थी। लिन युआन समझ गया कि वेन्यू उसके साथ खगोलीय संसद साझा करना चाहता था। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसे अस्वीकार नहीं किया। आपने तुला सिंहासन के साथ एक अनुबंध बनाया जो संतुलन का प्रतीक है, लेकिन बाकी 11 सीटों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे किसके साथ अनुबंध करना चाहिए? लिन युआन ने पूछा। लिन युआन राशि चक्र के लिए कोई अजनबी नहीं था। वह एक समय ऐसे कई लोगों को जानता था जो इसके प्रति जुनूनी थे और मानते थे कि यह उनकी किस्मत बदल सकता है। हालांकि लिन युआन बारीकियों से परिचित नहीं थे। अपने पिछले जीवन में वह कन्या राशि का था और इस वजह से उसे अक्सर धमकाया जाता था।
इस प्रकार वह कन्या सिंहासन के साथ अनुबंध करने को तैयार नहीं था। वेन यू ने तुरंत समझाया, मेष सिंहासन नई शुरुआत का प्रतीक है, वृषभ सिंहासन शक्ति का प्रतीक है, मिथुन सिंहासन ज्ञान का प्रतीक है, कर्क सिंहासन लचीलेपन का प्रतीक है, सिंह सिंहासन शक्ति का प्रतीक है, कन्या सिंहासन सुंदरता का प्रतीक है, वृश्चिक सिंहासन रहस्यों का प्रतीक है, धनु सिंहासन स्पष्टवादिता का प्रतीक है, मकर सिंहासन क्रूरता का प्रतीक है, कुंभ सिंहासन विद्रोह का प्रतीक है और मीन सिंहासन जटिलता का प्रतीक है। मैंने तुला सिंहासन के साथ एक अनुबंध बनाया जो संतुलन का प्रतीक है। जब संसदीय बैठक चल रही हो तो मेरे पास ऐसे किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रस्ताव करने की शक्ति है जो मुझे लगता है कि संतुलन को बाधित कर रहा है। ऐसे उदाहरण में 12 राशि चक्र सिंहासन पर बैठे अन्य लोग मतदान करेंगे और यदि समर्थन में आधे से अधिक वोट प्राप्त होते हैं तो मेरा प्रस्ताव पारित हो जाएगा। बचे हुए 11 सिंहासनों में से मुझे लगता है कि आप लियो सिंहासन के साथ एक अनुबंध बनाने पर विचार कर सकते हैं। ये शक्ति का प्रतीक है और यह आपको संसदीय बैठक के दौरान एक वोट को पलटने में सक्षम बनाएगा। वेन्यू के चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान दिखाई दी। खगोलीय संसद के साथ एक मज्जा अनुबंध बनाने के बाद वेन्यू अपनी आत्मा की गहराई में इसके साथ संवाद कर सकती थी। खगोलीय संसद ने वेन्यू से पहली बात ये कही थी कि उसे लियो सिंहासन को खाली रखना होगा या इसे अपने लिए दावा करना होगा क्योंकि यह शक्ति का प्रतीक है और अनिवार्य रूप से संसदीय बैठक का नेता होगा। लेकिन एक बार जब वेन्यू को लियो सिंहासन की क्षमता के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वह लिन युआन के लिए उस सिंहासन को बचाएगी। लिन युआन सुनहरे लियो सिंहासन तक चला गया और सिंहासन के पीछे अपना हाथ रखा। 9 इंच। जब उन्होंने सिंह सिंहासन में अपनी इच्छाशक्ति डाली तो आकाश में एक विशाल सिंह तारामंडल प्रकट हो गया। एक बार जब ये तारामंडल प्रकट हुआ तो इसने तुरंत सिंह सिंहासन पर नक्काशी को बुलाया। जल्द ही जटिल चिन्हों ने एक साधारण शेर की पूंछ बनाई जो लिन युआन की कलाई पर छपी। अब लिन युआन आधिकारिक तौर पर खगोलीय संसद का हिस्सा था और बैठक को प्रभावित करने की शक्ति रखता था। लियो सिंहासन के साथ अनुबंध करने के बाद लिन युआन को 12 राशि चक्र नक्षत्र सिंहासन और उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों के बीच संबंध को समझने के लिए वेन्यू के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। जब स्टार स्पिरिट सीट का उपयोग किया गया था तो 12 राशि चक्र नक्षत्र सिंहासन पर बैठे लोग उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे लोगों को आइटम या ऊर्जा दे सकते थे। हालांकि इसके लिए इच्छाशक्ति और कानून की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे लोग 12 राशि चक्र नक्षत्र सिंहासनों पर बैठे लोगों के साथ किसी भी लेनदेन का अनुरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन वे इच्छाशक्ति का उपयोग करके वादे कर सकते हैं। इससे लिन युआन को झटका लगा और उन्हें लगा कि खगोलीय संसद एक विशाल कंप्यूटर सर्वर की तरह है जिसमें वह और वह सिस्टम का हिस्सा थे। यह एक अपराजय उपहार की तरह था जो किताबों के मुख्य पात्रों के पास था। वह उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे लोगों को उसके लिए काम करने का वादा करने के लिए ऊर्जा या वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। लिन युआन को लगा कि यह आदान प्रदान अनुचित था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 705 लिन युआन एक सिस्टम का हिस्सा महसूस करता है। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 705 लिन युआन एक सिस्टम का हिस्सा जैसा लगता है। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 705 लिन युआन एक सिस्टम का हिस्सा महसूस करता है। चूंकि लिन युआन के पास पवित्र तलवार चलाने वाली रानी थी, वह फैंटेसी ब्रीड फेस से इच्छाशक्ति को अवशोषित कर सकता था। मिथ ब्रीड फेस के लॉ क्रिस्टल्स के कानूनों को आत्मसात करके वह पदार्थ के बदले इच्छाशक्ति और कानूनों के आदान प्रदान की कीमत चुका सकता है। कोई भी अन्य व्यक्ति उस इच्छाशक्ति और कानूनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा है। लेकिन लिन युआन को नहीं पता था कि उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर किस तरह के लोग सीटें लेंगे। लिन युआन ने वेन्यू से पूछा, 66 उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटों पर बैठने के लिए किसे चुना जाएगा। वेन्यू को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जवाब दिया, यंग मास्टर, राशि चक्र नक्षत्र सीटों की संख्या जो भरी जा सकती है खगोलीय संसद के सितारों के अनुसार तय की जाती है। हालांकि उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों की संख्या मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत के अनुसार तय की जाएगी। आध्यात्मिक ऊर्जा की मेरी वर्तमान शक्ति केवल 2 उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटें भरने में सक्षम होगी। इसका मतलब यह है कि जब हम आधिकारिक तौर पर संसदीय बैठक आयोजित करते हैं तो हमारे साथ 2 लोग शामिल हो सकते हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया। वेन्यू ने जारी रखा, मैं उन लोगों को नहीं चुन सकता जो उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठ सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सीट हासिल करने की शर्तें बहुत कड़ी हैं, अनुचित की हद तक। जो लोग उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठने में सक्षम होंगे उन्हें एक चीज़ के बदले में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। यह एक चीज़ ताकत, स्वास्थ्य, धन या बदला भी हो सकती है। संसदीय बैठक में उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों द्वारा बुलाए जाने के लिए उन्हें सम्मोहित भी करना होगा। लिन युआन ने फिर सिर हिलाया, लेकिन जितना अधिक उन्होंने वेन्यू के स्पष्टीकरण को सुना उतना ही अधिक लिन युआन को लगा कि जिन लोगों के बारे में वह बात कर रही थी, जो एक चीज़ के बदले में सब कुछ छोड़ने को तैयार होंगे, वे उन किताबों में एमसी की तरह लग रहे थे जिन्हें वह पढ़ता था। उनके पास एक लक्ष्य था, वे बलिदान देने को तैयार थे और खगोलीय संसद एक प्रणाली के समान थी। क्या ये किसी कहानी की एमसी बनने के लिए संपूर्ण चेकलिस्ट नहीं थी? लिन युआन को एहसास था कि वह मुख्य पात्र है। लिन युआन को स्पष्टीकरण देने के बाद वेन्यू ने आह भरी। युवा मास्टर मिस्टिक मून ने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा से मेरा ज्यादा जुड़ाव नहीं है। वह ये भी नहीं जानता कि मैं उत्तर दक्षिण तारामंडल की और सीटें कब खोल पाऊंगा। लिन युआन ने धीरे से लियो सिंहासन के आर्मरेस्ट पर दस्तक दी और पूछा, वेन्यू, आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के वर्तमान स्तर के आधार पर कितने फे अनुबंधित कर सकते हैं?
वेन यू ने जवाब दिया, आपने मुझे जो एलिमेंटल पेपर दिया था और मून एम्प्रेस का अर्थ रश गोल्डन लोड्स दोनों स्रोत प्रकार के जीवन रूप हैं। वे असली डर नहीं हैं। इस प्रकार एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मैंने अनुबंध किया है वह सिल्वर सनलाइट एग्रेट है। मुझे 3 और फे के साथ अनुबंध बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर मैं और अधिक अनुबंध करता हूँ तो भी मुझे नहीं पता कि मैं एक और विल पावर रून को कब समझ पाऊंगा। उसने उन 8 विल पावर रून्स के बारे में सोचा जिन्हें लिन युआन ने समझा था। वह परेशान नहीं थी क्योंकि वह लिन युआन थी, लेकिन वह जानती थी कि विल पावर रून्स को समझना कितना मुश्किल था। इसलिए वह उसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। लिन युआन ने गहराई से चिंतन करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेन यू के साथ अनुबंध करने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक प्रकार के साथी की तलाश करने की योजना बनाई, लेकिन वह एवियन फे और एग्रेट प्रजाति फे से संबद्ध थी। हालांकि वहां कई मजबूत एग्रेट प्रजाति फे थे, वे वेन यू की वर्तमान फे प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं थे जो प्रबंधन की ओर झुक रही थी। जाहिरा तौर पर वेन यू की फे की खोज को दीर्घकालिक स्मृति से आने की आवश्यकता होगी या उसे अपने स्रोत प्रकार के जीवन रूपों पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। लिन युआन के पास बड़ी संख्या में स्रोत प्रकार के जीवन रूप थे। पहले जब लिन युआन को स्रोत प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती थीं तो वह उनकी जांच करता था और उन्हें अलग अलग ब्रोकेट बक्सों में क्रमबद्ध करता था। लेकिन जब से उन्होंने एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त की जो लगातार स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोती का उत्पादन कर सकती थी, उनके स्रोत प्रकार की वस्तुओं के भंडार में लगातार वृद्धि हुई थी। इस प्रकार उन्होंने अपने पास मौजूद स्रोत प्रकार की वस्तुओं की संकुचन आवश्यकताओं और क्षमताओं को देखने में अधिक प्रयास नहीं किया। संसदीय बैठक समाप्त होने के बाद लिन युआन ने अपने सभी स्रोत प्रकार की वस्तुओं को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लाने की योजना बनाई। वह जीनियस को स्रोत प्रकार की वस्तुओं की सभी संकुचन आवश्यकताओं और क्षमताओं को रिकॉर्ड करने का निर्देश देगा। उस समय उसे केवल जीनियस को यह बताने की आवश्यकता होगी कि वह जिस स्रोत प्रकार के जीवन रूप की तलाश कर रहा था उसके पास किस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए और जीनियस इसे तुरंत ढूंढने में सक्षम होगा। वेन यू ने लिन युआन की ओर देखा जो लियो सिंहासन पर बैठे थे। उसके बाल सोने से सूक्ष्म रूप से प्रकाशित थे। युवा मास्टर, चून की उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीट पर बैठने के लिए किसे बुलाया जा सकता है, इसमें बहुत भिन्नता है। ये वस्तुतः कोई भी हो सकता है। ये किसी अज्ञात देश या संघ से भी आ सकता है जिसके बारे में हमने नहीं सुना है। यदि आपको नहीं लगता कि वे उपयुक्त हैं तो मैं तुरंत तुला सिंहासन की शक्ति का आह्वान करूंगा और उन्हें बाहर निकाल दूंगा। यदि आपको लगता है कि वे पारित करने योग्य हैं तो हम उन्हें उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटों के साथ एक अनुबंध बनाने की अनुमति दे सकते हैं। भले ही वे अनुबंध बनाने में कामयाब हो जाएं, फिर भी हम उन्हें बाहर करने के लिए मतदान कर सकते हैं, वेन यू ने कहा। लिन युआन की मुद्रा तुरंत सीधी हो गई और उसके दिल में उत्साह उमड़ पड़ा, खासकर जब उसने सुना कि उत्तर दक्षिण तारामंडल सीट पर बुलाया गया व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है। इसमें स्वाभाविक रूप से रेडियंस फेडरेशन के बाहर के स्थान शामिल थे। ईथर जेलीफिश की स्पेस टनल को स्टार्टलिंग लाइन्स कॉन्टिनेंट और डिवाइन वुड फेडरेशन से नहीं जोड़ा गया था। लिन युआन कभी भी रेडियंस फेडरेशन से बाहर नहीं रहे थे। हालांकि अब उनके पास रेडियंस फेडरेशन के बाहर के लोगों से मिलने और डिवाइन वुड फेडरेशन और स्टार्टलिंग लाइन्स कॉन्टिनेंट के लोगों को संभावित रूप से प्रभावित करने का एक तरीका था। उसे तुरंत आश्चर्य होने लगा कि क्या वह कोई वास्तविक प्रणाली है। वह उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे लोगों को संसाधन प्रदान कर सकता है और स्काई सिटी को अन्य स्थानों पर विस्तार करने में सक्षम बना सकता है। लिन युआन ने वेन यू से फुसफुसा कर कहा, हम कुछ समय से यहाँ हैं। आइए संसदीय बैठक शुरू करें। जैसे ही उसने जप करना शुरू किया, वेन यू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसकी आवाज़ ने तुला और सिंह के अलावा अन्य नक्षत्रों को घुमाया और कई उत्तर दक्षिण नक्षत्रों का निर्माण किया। तारामंडलों में एंड्रोमेडा, सेंटोरस, परसियस, डेल्फिनस और सामाइनर, डोरेडो और बहुत कुछ शामिल थे। हालांकि चूंकि ये उत्तर दक्षिण तारामंडल अनलॉक नहीं हुए थे, इसलिए वे आकाश में धुंधले बने रहे। अचानक एंड्रोमेडा और परसियस ने प्रकाश डालना शुरू कर दिया और संसदीय बैठक में 2 इच्छा शक्तियों को आकर्षित किया। लिन युआन ने असमंजस में वेन यू को देखा। उसने धीरे से समझाया, प्रत्येक उत्तर दक्षिण नक्षत्र एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। अब जिन 2 इच्छा शक्तियों का आह्वान किया जा रहा है वे उन विशेषताओं पर लागू होती हैं जिनका एंड्रोमेडा और परसियस प्रतिनिधित्व करते हैं। लिन युआन ने देखा कि 2 मानसिक इच्छा शक्तियों ने एक छायाचित्र बनाया और एंड्रोमेडा तारामंडल सीट पर उतरे। एक गहरी और तीक्ष्ण इच्छाशक्ति एक और आकृति में संघनित हो गई जो परसियस तारामंडल सीट पर उतरी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 706 बंजर ग्रोटो महाद्वीप। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 706 बंजर ग्रोटो महाद्वीप। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 706 बंजर ग्रोटो महाद्वीप। बेईजू ठंड और अपनी चोटों की पीड़ा में डूबा हुआ था और मौत का इंतजार कर रहा था ताकि वह खुद पर दावा कर सके। जब अंडरग्राउंड शैडो लेपर्ड ने उसकी पीठ पर हमला किया था तो उसके मांस के कटने की दर्दनाक दर्द और खून जमा देने वाली आवाज ने बेईजू को सचेत कर दिया था कि शायद उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन खदानों में खुदाई करते हुए बिताया था और अनगिनत चोटों का सामना किया था। इस प्रकार वह जानता था कि उसकी चोटें घातक थीं। आगे कोई भी संघर्ष जीवित रहने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। लेकिन जब उनकी वृत्ति खत्म हो गई तो बेईजू को अचानक एहसास हुआ कि वह तारों वाली दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। जब वह छोटा था तो उसने एक पौराणिक कथा सुनी थी। ये भविष्यवाणी की गई थी कि ग्रोटो महाद्वीप सिर्फ एक भूमिगत दुनिया थी। सच्चे विशेषज्ञ और अमीर सतह पर रहने के लिए वहीं जाएंगे जहां हरियाली मौजूद होगी। ग्रोटो महाद्वीप की सतह पर हवा के वे तेज झोंके नहीं थे जो हड्डी से मांस अलग कर सके, न ही अत्यधिक तापमान का अनुभव हुआ।
वहाँ एक महासंघ था जिसे उपजाऊ महासंघ कहा जाता था। माना जाता है कि उपजाऊ संघ में रहने वाले लोग रात में ऊपर उठकर तारे देख सकते थे। हालांकि ये सिर्फ एक किंवदंती थी जो उसने अपनी माँ से तब सुनी थी जब वह छोटा था। खदानों में क्रूर दैनिक श्रम से गुजरने के बाद बेईजू के पास फर्टाइल फेडरेशन और वहाँ देखे जा सकने वाले सितारों पर टिकने का समय नहीं था। फिर भी अब वह न केवल तारे देख सकता था बल्कि सचमुच उनके बीच में था। NOVALBIN। बेईजू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि क्या यही मृत्यु के बाद का जीवन था। यह विचार उसके मन में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई है। वह आकृति जो इच्छाशक्ति से सघन हो गई थी चकित होकर उसे देखती रही। वह पक्षी जैसी आवाज में बोली, मैं वास्तव में रंग देख सकता हूँ। यिनलिन ने अपने माता पिता के साथ शानदार रात्रिभोज खा लिया था। उसके बाद उसकी नौकरानी सिसी ने उसे बगीचे के चारों ओर धकेल दिया था। अंधी यिनलिन ने अपने दिन व्हीलचेयर पर बिताए थे और पढ़ने के बाद बगीचे में घूमना उसकी पसंदीदा गतिविधि बन गई थी। बगीचा ताजे फूलों की खुशबू से भर गया था और सिसी उसे विभिन्न फूलों का वर्णन करती थी। इसने यिनलिन को एक बेहतर संवेदी दुनिया के साथ बातचीत करने की अनुमति दी। जब वह आइरिस को सूंघ रही थी तो वह दुनिया को देखने की इच्छा और बदले में कुछ भी त्याग करने की इच्छा को दबा नहीं सकी। शायद वह बहुत देर तक बगीचे में रही थी क्योंकि जैसे ही हवा उसे छूती थी उसे थकान महसूस होती थी। धीरे धीरे यिनलिन सो गया। जैसे ही उसे नींद आई उसने खुद को सितारों के बीच पाया। अंधेरे की दुनिया जिसे वह इतने लंबे समय से जानती थी अचानक चमकदार नक्षत्रों के दृश्य से बदल गई। उसके चारों ओर पीतल की कुर्सियां थीं और उसके चारों ओर तारे बिखरे हुए थे। आकाश में 2 विशाल तारामंडल थे और उसके बगल में एक इच्छाशक्ति एक व्यक्ति में बदल गई। उसके सामने सुनहरे सिंहासनों पर एक पुरुष और एक महिला बैठे थे जो दिव्य प्राणियों की तरह लग रहे थे। वह ये सब बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती थी। यिनलिन सपने देख सकती थी लेकिन केवल ध्वनि स्वाद का अनुभव कर सकती थी और अजीब आकृतियां देख सकती थी जिनकी उसने कल्पना की थी। हालांकि वह कभी भी रंग या रोशनी में सपने नहीं देख सकती थी। ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी देखने में सक्षम नहीं था यिनलिन को रंग की कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन अब वह जानती थी कि वह ऐसा कर सकती है। इससे यिनलिन को पुष्टि हो गई कि वह सपना नहीं देख रही थी, ये वास्तविक था। लिन युआन ने यिनलिन की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं और थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही उसने प्रवेश किया वह यह पुष्टि करने में सफल रही कि खगोलीय संसद की दुनिया वास्तविकता से अलग है लेकिन अभी भी वास्तविक है। शायद यह उसके अंधेपन के कारण अधिक प्रभावशाली था लेकिन लिन युआन उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इसकी तुलना में बेईजू काफी सुस्त लग रहा था और उसने ये भी अनुमान लगाया कि वह परलोक में प्रवेश कर चुका है। जिस क्षण बेईजू और यिनलिन को संसदीय बैठक में बुलाया गया लिन युआन को लगा कि वह वास्तव में एक ऐसी प्रणाली की तरह है जिसके बारे में विज्ञान कथा उपन्यासों में लिखा गया था। वह बेईजू और यिनलिन की इच्छाशक्ति की आकृति विज्ञान का हल्का सा अनुमान लगा सकता था। वह उनके नाम और उनके जीवन के अनुभवों का कुछ हिस्सा जानता था। उस पल में वेन्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लिन युआन से कहा, बेईजू नामक व्यक्ति वास्तविक जीवन में मरने वाला है। इस प्रकार उनकी इच्छाशक्ति संसदीय बैठक से भी गायब होने वाली है। हालांकि संसदीय बैठक वास्तविकता से अलग थी लेकिन इसमें प्रवेश करने वालों के आंकड़ों में इच्छाशक्ति और उनकी आत्मा शामिल थी। यह अभी भी वास्तविकता में आत्मा और इच्छाशक्ति से जुड़ा हुआ था। यदि उनका शरीर मर गया तो इच्छाशक्ति और आत्मा भी दिव्य दुनिया से गायब हो जाएगी। लिन युआन ने भौहें चढ़ा दी। जबकि बेईजू और यिनलिन चौंकने में व्यस्त थे, लिन युआन ने पहले ही अपनी इच्छाशक्ति से उनके जीवन का एक हिस्सा देख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 फिल्में एक साथ देख रहा हो। यिनलिन की पूरी जिंदगी देखभाल की गई और उसके साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार किया गया। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, फिर भी उसने अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। इसके विपरीत बेईजू ने जीवन का एक दुष्चक्र जिया था। जब वह इतना बीमार नहीं था कि गतिहीन हो जाए तो वह खदान में मजदूरी कर रहा था। वह खदान से इसलिए भाग निकला था क्योंकि उसने अपने भोजन का 1/4 हिस्सा अपने बीमार साथी को दे दिया था। भूमिगत खदान में जीवन ने तय किया कि हर किसी को और अधिक खदानें खोदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। चूंकि बेईजू बेहतर शरीर वाले लोगों में से एक थे इसलिए उन्हें अधिक भोजन दिया जाता था। बिना अनुमति के अपने भोजन का एक हिस्सा देकर उसने अनिवार्य रूप से अगले दिन के लिए अपनी उत्पादकता कम कर दी, जिससे खदान के मालिक का मुनाफा कम हो गया। लिन युआन बेईजू की इच्छाशक्ति से बता सकता था कि वह एक देवता की तरह लग रहा था जो चुपचाप ग्रोटो महाद्वीप को देख रहा था। लिन युआन की कल्पना से भी अधिक बंजर था ग्रोटो महाद्वीप। ग्रोटो महाद्वीप के स्पिरिट क्यूई पेशेवर रेडियंस फेडरेशन के उन लोगों की तरह नहीं थे जो उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य ग्रेड फेस की तलाश कर सकते थे। ग्रोटो महाद्वीप में सामान्य स्पिरिट क्यूई पेशेवरों का अनुबंध करने में सक्षम होना एक चमत्कार माना जाता है। उन्हें फे की क्षमताओं और गुणवत्ता के बारे में चयन करने का अधिकार नहीं था। ग्रोटो महाद्वीप में जानवरों को ढूंढना पहले से ही बेहद दुर्लभ था। जो दुर्लभ फे दिखाई दिए वे अधिकतर अभिजात वर्ग के नियंत्रण में थे। उन्हें खदानें खोदने वाले बेईजू जैसे लोगों को कभी नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 707 लिन युआन का छोटा उपहार फे इवोल्यूशन मचेंट सी 707 लिन युआन का छोटा सा उपहार प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन अध्याय 707 लिन युआन का छोटा उपहार लिन युआन को बेईजू के लिए दुख हुआ जो मरने वाली थी। वह वास्तव में एक सहानुभूतिशील और अच्छे इंसान थे। लिन युआन को बेईजू की इच्छाशक्ति से एहसास हो गया था कि वह ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद गर्मजोशी का एक अंश बनाए रखने में कामयाब रहा था।
शक्ति के अलावा स्काई सिटी ने चरित्र को महत्व दिया। बेईजू का चरित्र निश्चित रूप से लिन युआन की उम्मीदों पर खरा उतरा। चूंकि खगोलीय संसद ने बेईजू को लिन युआन की मदद करने का यह मौका दिया था, लिन युआन ने इस अवसर का अच्छी तरह से उपयोग करने की योजना बनाई। काल्पनिक कहानियों के कथानक के अनुसार उपहार मिलने पर सबसे तुच्छ प्राणी भी अजेय हो सकता है। बेईजू एक नीच प्राणी से कहीं अधिक थी। उन्होंने 22 साल की उम्र से पहले विल पावर रून को समझ लिया था। रेडियंस फेडरेशन में उन्हें काफी प्रतिभाशाली माना जाएगा। ग्रोटो महाद्वीप की भूमिगत दुनिया में जहां वे दुर्लभ थे, लिन युआन को भरोसा था कि वह बेईजू की आत्मीयता के साथ किसी का आसानी से पालन पोषण करने में सक्षम होगा। लिन युआन ने वेन यू से कहा, स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करें। वेन यू को तुरंत एहसास हुआ कि लिन युआन बेईजू को ठीक करना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने उसे बचाया था। खगोलीय संसद भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकती थी, लेकिन उपचार के लिए ऊर्जा के आदान प्रदान की आवश्यकता थी। लिन युआन को बदले में इच्छाशक्ति प्रदान करने की आवश्यकता थी। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला था, वेन यू ने लिन युआन को फिर से याद दिलाया, यंग मास्टर, ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए इच्छाशक्ति की कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन युआन ने सिर हिलाया। वेन यू ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत स्टार स्पिरिट सीड सक्रिय कर दी। उन्होंने माउंटेन जेड की कली जारी की जो वास्तव में जीवन शक्ति थी और इसे बेईजू की ओर निर्देशित किया। लिन युआन के ऊपर स्थित सिंह तारामंडल ने तुरंत ही लिन युआन द्वारा छोड़ी गई जीवन शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। फिर लियो तारामंडल तब तक आगे बढ़ा जब तक कि वह बेईजू के सिर के ऊपर नहीं आ गया और उसने बेईजू पर जीवन शक्ति को उतार दिया। जब जीवन शक्ति बेईजू में स्थानांतरित हो रही थी, लिन युआन ने डार्क स्पिरिट आई टेडपोल के मांस से प्राप्त इच्छाशक्ति का त्याग करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि डायमंड आर्ट फैंटेसी 3 डार्क स्पिरिट आई टेडपोल की इच्छाशक्ति का छठा हिस्सा समाप्त हो गया था। इस लागत ने व्यावहारिक रूप से लिन युआन को शारीरिक पीड़ा पहुंचाई। खगोलीय संसद में संसाधन विनिमय की कीमत बहुत अधिक थी। हालांकि लिन युआन जल्द ही स्तब्ध रह गया। लिन युआन ये जानकर हैरान रह गया कि जिस इच्छाशक्ति का उसने त्याग किया था, वह वेन यू के माथे पर बिल्ली की आंख के पत्थर की ओर चली गई और उसके साथ मिल गई। इससे लिन युआन को समझ आ गया कि वेन यू ने क्या नहीं कहा था जब उसने वाक्य बीच में ही रोक दिया था। जाहिरा तौर पर खगोलीय संसद इच्छाशक्ति और उन कानूनों को भी अवशोषित कर सकती है जो लोग अपने सितारों को बढ़ाने के बदले में त्याग करते हैं। लिन युआन को इतनी इच्छाशक्ति कम होने पर कुछ हद तक दुख महसूस हुआ था, लेकिन अगर इससे वेन यू को खगोलीय संसद के सितारों को बढ़ाने की अनुमति मिल सकती है तो लिन युआन को लगा कि यह इसके लायक है। आखिरकार लिन युआन की अपनी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने भी इच्छाशक्ति और कानूनों में हेरफेर किया। लिन युआन मिथ फैंटेसी ब्रीड और मिथ ब्रीड फेज से आए लॉ क्रिस्टल से आसानी से इच्छाशक्ति और कानून निकालने में सक्षम था। वह संसाधनों के बदले में उनका बलिदान कर सकता था। कोई भी इस लागत को संभालने में सक्षम नहीं होगा, फिर भी लिन युआन इसे आसानी से वहन कर सकता है। जीवन शक्ति के हस्तांतरण ने बेईजू की इच्छाशक्ति या आत्मा को प्रभावित नहीं किया। इस प्रकार संसदीय बैठक में बेईजू को कोई अलग महसूस नहीं हुआ। हालांकि इस घटना के कारण बेईजू और यिनलिन अपने शुरुआती झटके से उबर गए। उस समय बेईजू और यिनलिन ने एक उज्ज्वल महिला आवाज को ये कहते हुए सुना, खगोलीय संसद की संसदीय बैठक में आपका स्वागत है। बेईजू और यिनलिन ने वेन यू की आवाज का अनुसरण किया जो तुला सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन जल्द ही उनकी निगाहें लिन युआन पर टिक गईं जो लियो सिंहासन पर बैठे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने स्टार स्पिरिट सीड की क्षमता का फिर से उपयोग किया था और वास्तविकता में यिनलिन के शरीर की ओर जीवन शक्ति को निर्देशित करना जारी रखा था। चूंकि जैस्मीन लिली के कटे हुए अंगों का विकास शरीर के आनुवंशिक मॉडल का उपयोग करके नष्ट हो चुके हिस्से को फिर से उगा सकता है, जब तक यिनलिन के आनुवंशिक मॉडल का दृष्टि भाग बरकरार था, कटे हुए अंगों का विकास उपचार शुरू करने में सक्षम होगा। लिन युआन जिन यादों तक पहुंच सकी वे ज्यादातर उसकी इच्छाशक्ति से आई थीं। जब तक यिनलिन को याद है वह देख नहीं पाई थी। इस प्रकार लिन युआन आश्वस्त नहीं हो सका कि यिनलिन के आनुवंशिक मॉडल का दृष्टि भाग बरकरार था। इस प्रकार उन्होंने केवल थोड़ी मात्रा में जीवन शक्ति का संचार किया। यदि उसके आनुवंशिक मॉडल का दृश्य भाग अभी भी बरकरार होता तो जब वह वास्तविकता में लौटती तो वह कम से कम प्रकाश देख पाती और कुछ आकृतियों और रंगों को पहचानने में सक्षम होती। यदि यह प्रभावी होता तो जब वह अगली बार खगोलीय संसद की संसदीय बैठक में लौटती तो लिन युआन उसे पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम होता। जब इच्छाशक्ति समाप्त हो गई तो लिन युआन ने इच्छाशक्ति और कानूनों को जारी करना चाहा जो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में उकेरे गए थे। इच्छाशक्ति और कानूनों की राजसी आभा ने बेईजू को गहरा झटका दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बंजर भूमि में बिताया था, और यिनलिन जो अंततः देख सकते थे। यिनलिन और बेईजू ने एक साथ पूछा, क्या हो रहा है? आप कौन हैं? लिन युआन ने उन्हें तुरंत उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसने देखा कि वेन यू उसे देख रही थी। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। उसके माथे पर लगे कैट आई स्टोन की रोशनी काली हो गई थी। लिन युआन को पता था कि यह वेन यू की आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी सीमा तक धकेले जाने के कारण था। खगोलीय संसद केवल सीमित समय के लिए संसदीय बैठक आयोजित कर सकती थी। इसके अलावा वेन यू ने उन्हें खगोलीय संसद जगत की कार्यप्रणाली समझाने में बहुत लंबा समय बिताया था। लिन युआन ने उस बात के बारे में सोचा जो वेन यू ने खड़े होने और यिनलिन और बेईजू से कहने से पहले कही थी। संसदीय बैठक में प्रवेश करने से पहले आप अपने सपने को हासिल करने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। यदि आप अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं तो आप इस अनुभव को दिव्य क्षेत्र में एक छुट्टी के रूप में मान सकते हैं। अन्यथा आप एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे। उस समय आप अपना अनुरोध बता सकते हैं और बदले में आपको समान महत्व का कार्य पूरा करना होगा। बेशक यदि आप ना कहना चुनते हैं तब भी आप पाएंगे कि मैंने आपको इस यात्रा से एक छोटा सा उपहार दिया है।
मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करते हो। इससे पहले कि बेईजू और यिनलिन जवाब दे सकें, वे संसदीय बैठक से गायब हो गए। जब वेन यूलिन युआन से कहने के लिए मुड़ी तो उसके चेहरे पर पसीने की एक पतली परत दिखाई दी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 708 वे अगले सप्ताह का इंतजार करेंगे। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 708 वे अगले सप्ताह का इंतजार करेंगे। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 708 वे अगले सप्ताह की प्रतीक्षा करेंगे। अनुवादक एकलिस स्टूडियो संपादक एकलिस स्टूडियो। युवा मास्टर अभी मेरे पास जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, आधे घंटे के लिए संसदीय बैठक होने के बाद मैं अपनी सीमा पर रहूंगा। यिनलिन और बेईजू को एंड्रोमेडा और परसियस द्वारा यहाँ बुलाया गया था। अगली बार जब वे सो जाएंगे तो वे स्वयं को यहाँ निर्देशित करने में सक्षम होंगे। लेकिन क्या वे अगले सप्ताह फिर से इतनी गहरी नींद सो सकेंगे? लिन युआन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। वे बिल्कुल ऐसा करेंगे। वे वास्तव में अगले सप्ताह का इंतजार करेंगे। अल्पविराम। ठंडी हवा के कुछ झोंकों ने बेईजू को चौंका दिया। वह सहज रूप से उठ बैठा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी अचानक हरकत से अंडरग्राउंड शैडो तेंदुए के पंजे से लगी चोट बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने पाया कि उनकी पीठ में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। भूमिगत दुनिया में कोई भी ऐसा पत्थर जो स्वयं प्रकाश कर सकता हो के बिना अंधकार में डूबा हुआ होगा। इसलिए बेईजू अपने शरीर को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर के चारों ओर महसूस किया, उसे एहसास हुआ कि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसके शरीर में हुए परिवर्तन से उसे याद आया कि दिव्य सदृश पुरुष और स्त्री ने क्या कहा था और उस पुरुष ने क्या कहा था। अचानक उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रेरणा झलक उठी। वह अपनी सांसों में बुदबुदाया, खगोलीय संसद। वह फिर से अपनी यादों में गया और धीरे धीरे चट्टान के खंभे से नीचे उतर गया। उसका बरामद शरीर तेज धारा में बह गया था और उसने केवल अपना सिर पानी के ऊपर रखा था। उसने एक उपयुक्त स्थान पर ले जाने की योजना बनाई जहां से वह बाहर निकल सके। हालांकि ग्रोटो महाद्वीप उजाड़ था, वहां कई जड़ प्रजाति के पौधे और कीड़े थे। बेईजू ने अगले कुछ दिनों तक अपना पेट भरने के लिए कुछ कीड़े और पौधे ढूंढने का फैसला किया। वह चुपचाप एक सप्ताह बीतने का इंतजार करेगा और उसे रहस्यमय और विशाल तारों वाले क्षेत्र में वापस बुला लिया जाएगा। उसने ये भी सोच लिया था कि वह क्या अनुरोध करेगा। वह एक ऐसी चीज चाहता था जिससे वह अपने पिता, माँ और बड़ी बहन के साथ अनुबंध कर सके या बदला ले सके। उसके लिए इस भूमिगत दुनिया में अकेले जीवित रहना चुनौतीपूर्ण होगा। अल्पविराम। सोते हुए यिनलिन ने अचानक सिसी की आवाज़ सुनी, मिस, हवा चल रही है। यदि आप थके हुए हैं तो चलिए आपको आराम करने के लिए आपके शयन कक्ष में वापस ले चलते हैं। हालांकि यह थोड़ा जल्दी है, आप बाद में झपकी से उठ सकते हैं, कुछ नाश्ता कर सकते हैं और पढ़ने के लिए अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। यिनलिन सिसी की आवाज़ सुनकर जाग गई और उसे पता चला कि वह अब केवल अंधेरे के अलावा और भी बहुत कुछ देख सकती है। वह प्रकाश का भी अनुभव कर सकती थी। इस बदलाव ने यिनलिन को खगोलीय संसद की संसदीय बैठक नामक जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हमेशा शांत रहने वाली यिनलिन कांपने लगी और उसने शांति से कहा, सीसी, मुझे वापस मेरे कमरे में ले चलो। कमरे में लौटने और अपने बिस्तर पर लेटने के बाद यिनलिन ने अस्थायी रूप से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। जब उसने आंखें खोली तो आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें बह निकलीं। हालांकि वह अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, प्रकाश अंततः उसकी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वह सामान्य आकार और रंग देख सकती थी। यह एक ऐसा सपना था जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे हासिल कर पाएगी। हालांकि वह आमतौर पर झपकी लेती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी थकी नहीं थी। इसके बजाय उसने उत्सुकता से अपने चारों ओर देखा। उसे याद आया कि एक दिव्य प्राणी जैसा दिखने वाले व्यक्ति ने क्या कहा था और बुदबुदाया, क्या आपने जिस उपहार का उल्लेख किया है, क्या वह मुझे प्रकाश देखने की अनुमति दे रहा है? यिनलिन ने जल्दी से उसके बिस्तर से बंधी घंटी बजाई। अंगूठी ने सिसी को, जो बाहर खड़ा था, दरवाजा खोलने और अंदर चलने के लिए सचेत किया। सिसी यिनलिन के पास गई और देखा कि यिनलिन ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी थी। सिसी ने उत्सुकता से पूछा, मिस, क्या आपकी आंखें असहज महसूस करती हैं? लेकिन जब सिसी ने यिनलिन की आंखों में देखा तो वह खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों ने सारी ताकत खो दी है। सिसी ने कसम खाई कि उसने ऐसी क्रिस्टल स्पष्ट, सुंदर हरी आंखों का सेट पहले कभी नहीं देखा था। सिसी के दिमाग में एक शब्द घुसा पड़ी। यिनलिन हंसने लगी। कुछ ही समय बाद सिसी को लगा कि यिनलिन ने सिसी की गर्दन के आसपास की गांठ को छू लिया है। सीसी, क्या यह नीला है? यिनलिन ने उत्सुकता से पूछा। सिसी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मिस, यह नीला है। लेकिन यिनलिन के सवाल का जवाब देने के बाद सिसी फिर से स्तब्ध हो गई। फिर वह आश्चर्य और प्रसन्नता से फूट पड़ी। याद, आप प्रकाश और रंग देख सकते हैं। यिनलिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सही थे। नीला एक ऐसा रंग है जो अच्छे मूड का प्रतिनिधित्व करता है। यिनलिन हमेशा संवेदनशील थी और बता सकती थी कि सिसी बहुत भ्रमित थी। सिसी इतनी खुश थी कि वह रोने लगी। मिस, यह इतना बढ़िया है कि आप देख सकती हैं। मालिक और मालकिन बहुत खुश होंगे। यिनलिन ने अपना हाथ सिसी की गर्दन पर गांठ से ऊपर ले जाया और उसकी उंगलियां सिसी के गालों से बह रहे गर्म आंसुओं के संपर्क में आईं। वह केवल सिसी की सामान्य छवि ही पहचान सकी। अब वह देखने में सक्षम होने के लिए और भी अधिक उत्सुक थी और उसने खगोलीय संसद शब्द बुदबुदाया। यिनलिन ने अपने द्वारा किए जाने वाले अनुरोध के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहती थी। सिसी अपने परिवार और दादाजी बटलर का चेहरा देखना चाहती थी।
उसका हृदय उस व्यक्ति के प्रति अनंत कृतज्ञता से भर गया जिसने उसे यह उपहार दिया था। ये एक छोटा सा उपहार उसे अब तक मिला सबसे कीमती उपहार था। कुछ ही समय बाद यिनलिन ने सीसी के चेहरे को छुआ और कहा, सीसी, मुझे याद दिलाएं कि 6 दिन बाद सोना नहीं चाहिए। 7वें दिन मुझे पूरा दिन सोना है। अब मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। मैं माँ के स्ट्रॉबेरी जैम का रंग देखना चाहता हूँ। अल्पविराम। लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष में उठे और वेन यू से कहा, जो काफी कमजोर दिख रहे थे, बिग ब्रदर लियू से कहें कि वे आपके लिए एंजल फिश ऑफ ब्लिस के कुछ फिश कोड ढूंढ लें। यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने में आपकी मदद कर सकता है। वेन यू ने सिर हिलाया और चिंता से पूछा, युवा मास्टर, क्या ये वाकई ठीक है कि आपने खगोलीय संसद के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया? लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, ये लागत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या खगोलीय संसद इच्छाशक्ति या मछली के आवरण को अवशोषित करने से तेजी से विकसित होगी? वेन यू ने यह कहने से पहले 2 चरों की सावधानीपूर्वक गणना की। आपने 2 बार स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग किया, उसका प्रभाव 40 फिश कोड के उपयोग से बेहतर था। जब वेन यू ने देखा कि लिन युआन की भावना नहीं बदली है, तो उसे यकीन हो गया कि लिन युआन को इन इच्छाशक्तियों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। तभी वह अपनी चिंता कम कर सकी। लिन युआन ने फैसला किया कि वह स्टार स्पिरिट सीड के लिए अधिक इच्छाशक्ति और कानूनों का उपयोग करेंगे ताकि खगोलीय संसद जल्द ही अपने सितारों को बढ़ा सके। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 709 कानून और इच्छाशक्ति का चयन। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 709 कानून और इच्छाशक्ति का चयन। अध्याय 709 कानून और इच्छाशक्ति का चयन। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। खगोलीय संसद में इच्छाशक्ति और कानूनों का निवेश करने से न केवल वेन यू को खगोलीय संसद के सितारों को बढ़ाने में मदद मिली, बल्कि इससे लिन युआन को भी फायदा हुआ। जब लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को बड़ी मात्रा में इच्छाशक्ति और कानून दिए, तो इच्छाशक्ति और कानूनों की छटाई के संबंध में कुछ मुद्दे उठे होंगे। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में दुनिया कानूनों और इच्छाशक्ति के प्रतिनिधित्व से बनी थी। अत्यंत समान इच्छाशक्तियों और कानूनों को स्कर्ट में संयोजित नहीं किया जा सका। इस प्रकार स्कर्ट पर छवियां अक्सर टकराती थीं। यह उसी तरह था जैसे लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों का ढेर जो डुआन ने लिन युआन को दिया था, उसे 5 समूहों में विभाजित किया गया था और 5 अलग अलग मिथ ब्रीड फे से आया था। उनमें से एक गिल्ड फ्लेम्स ड्रैगन लाइस था जिसने ब्रोइलिंग फ्लेम कानूनों को समझ लिया था। जब लिन युआन सन निंगजियांग के साथ व्यापार कर रही थी, तो उसने सबसे पहले उसे लॉ क्रिस्टल के टुकड़े भेजकर उस पर अपना भरोसा प्रदर्शित किया था। लिन युआन ने पहले ही सन निंगजियांग से लॉ क्रिस्टल के टुकड़े पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अवशोषित करने के लिए दे दिए थे। इस प्रकार शुद्ध कानूनों वाले कई कानून क्रिस्टल को संघनित किया गया था। लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों में से जो सन निंगजियांग ने उसे दिए थे, उनमें से एक रोस्टेड आर्मर सेक्रेड लेडीबर्ड था जिसने भूनने की लॉ के नियमों को समझ लिया था। गिल्ड फ्लेम्स ड्रैगन लाइस और रोस्टेड आर्मर सेक्रेड लेडीबर्ड के नियम बहुत समान थे। हालांकि भूनती लॉ के कानून भूनने की लॉ के कानून से कहीं अधिक गर्म थे। हालांकि दोनों कानून बहुत अलग नहीं लग रहे थे, उनकी छवियां तुरंत पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर लड़ने लगीं। भूनती हुई लपटों का कानून भूनती हुई लपटों के कानून की तुलना में अधिक पूर्ण था। इसलिए लिन युआन उनमें से केवल एक को स्कर्ट पर रखना पसंद करेगी ताकि उन्हें स्कर्ट पर लड़ने से रोका जा सके, जिससे स्कर्ट पर तस्वीर खराब हो जाएगी। खगोलीय संसद को कानून देकर लिन युआन उन कानूनों को सावधानीपूर्वक फिल्टर कर रहा था जिन्हें पवित्र तलवार चलाने वाली रानी अवशोषित करेगी। इससे लिन युआन को कानूनों में कटौती करने और स्कर्ट पर केवल सर्वश्रेष्ठ छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। स्वाभाविक रूप से ये तर्क इच्छाशक्ति पर भी लागू होता है। लिन युआन को सन निंगजियांग से पर्याप्त लॉ क्रिस्टल टुकड़े प्राप्त होने के बाद फैंटेसी ब्रीड फे की इच्छाशक्तियां लिन युआन की नज़र में भी नहीं आईं। हालांकि अभी तक पवित्र तलवार चलाने वाली रानी किसी भी कानून और इच्छाशक्ति को स्वीकार करेगी। वेन यू की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने के बाद खगोलीय संसद संसदीय बैठक में अधिक लोगों को अनुमति देगी। उस समय बहुत इच्छाशक्ति की जरूरत होगी। यद्यपि स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती भौतिक वस्तुएं थीं, फिर भी वे ऐसी वस्तुएं थीं जिनमें केंद्रित शुद्ध मौलिक ऊर्जा शामिल थी। संसाधनों के आदान प्रदान के लिए स्टार स्पिरिट सीड का उपयोग करने के लिए लिन युआन को इच्छाशक्ति और कानूनों का भुगतान करने की आवश्यकता थी। यदि लिन युआन वास्तव में एक प्रणाली थी और उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बुलाए गए लोग एमसी थे, तो लिन युआन चाहते थे कि वे उस महाद्वीप में एक स्काई सिटी स्थापित करें जहां से वे उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक स्काई सिटी जो स्थापित की गई थी वह सितारों के अंदर की आग की तरह होगी। जब तारों के अंदर की आग एक निश्चित सीमा तक जलती थी, तो वह सीमा से होकर दूसरे स्काई सिटी तक पहुंच जाती थी। अंत में सभी स्काई सिटीज को जोड़ा जाएगा। इस सपने को पूरा करने के लिए सिस्टम के रूप में लिन युआन का मुख्य कार्य संसाधनों को इनपुट करना था। लिन युआन के पास जो मूल्यवान संसाधन था वह स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती थे। इस प्रकार वह चाहता था कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी किसी भी मामले में अधिक इच्छाशक्तियां समाहित कर ले। इसलिए उसे मृत फैंटेसी ब्रीड फे को खोजने की जरूरत थी। लिन युआन ने नहीं सोचा था कि यह एक कठिन काम था। अगर मैं मृत ब्रीड फेस से लॉ क्रिस्टल के टुकड़े भी प्राप्त कर सकता हूं, तो मुझे मृत फैंटेसी ब्रीड फेस के शव प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन युआन सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और सी ब्लिस कबीले के साथ काम कर रहे थे। भले ही सी ब्लिस कबीले ने अंततः उसके खिलाफ जवाबी हमला करने का फैसला किया, फिर भी वे अभी भी सहयोग कर रहे थे। लिन युआन को लगा कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और सी ब्लिस कबीले को मृत फैंटेसी ब्रीड फी के शवों को इकट्ठा करने में मदद करने में खुशी होगी। आखिरकार वह उन्हें कक्षा 4 और यहां तक कि शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर संसाधन भी प्रदान कर सकता था।
चूंकि उसने सी ब्लिस कबीले को आतंकित करने की योजना बनाई थी, इसलिए उनके साथ उसकी साझेदारी निश्चित रूप से अल्पकालिक थी। ऐसे में उसे जितनी जल्दी हो सके सी ब्लिस कबीले से अपनी ज़रूरत के सभी संसाधनों को जल्दी से निचोड़ने की ज़रूरत थी। इस पहलू में लिन युआन बहुत आश्वस्त थे। उन्हें यकीन था कि सी ब्लिस कबीला उन्हें जो पेशकश करने वाला था उसे कभी अस्वीकार नहीं करेगा। इस बीच वेन यू ने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी और अब उसे पहले जैसा चक्कर महसूस नहीं होता था। वह खड़ी हुई और लिन युआन से कहा, युवा मास्टर, मैं स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में काम संभालने जा रही हूँ। रात में मैं हिडन मून पवेलियन लौटूंगा और आपके द्वारा मांगी गई जानकारी व्यवस्थित करूंगा। NO वेप्सिलॉन L1N। लिन युआन ने सिर हिलाया और एक पल के लिए रुककर कहा, आपने म्याओ परिवार के बारे में सारी जानकारी व्यवस्थित कर ली है। फिलहाल आप केवल उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको सी ब्लिस कबीले को भी करीब से देखने की जरूरत नहीं है। बस सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की जांच पर ध्यान केंद्रित करें, विशेष रूप से उनके परिवार के सदस्य की मांसपेशियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसके इलाज के लिए लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया की आवश्यकता है। चूंकि वेन यू एक सप्ताह के लिए हिडन मून पवेलियन में रुकी थी, इसलिए वह इस बात से अनजान थी कि स्टार वेब और हवेली में क्या हुआ था। लेकिन जब उसने लिन युआन को दूसरी बार सन परिवार का जिक्र करते हुए सुना तो उसे पता चला कि उसे उनके बारे में जानकारी की तत्काल आवश्यकता है। उसने पहले सन परिवार के बारे में सुना था। जब वह रेडिएंट मून पैलेस में स्पिरिट अटेंडेंट के रूप में काम कर रही थी तो वह अक्सर 8 ट्रिगर्स को शीर्ष गुटों के बारे में गपशप करते हुए सुनती थी। जिन क्यूई ने एक बार आधा साल सन परिवार के बारे में रोजाना और मजाकिया लहजे में बात करते हुए बिताया था। ऐसा लग रहा था कि सन परिवार के शीर्ष कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स में से 3 ने उन्हें धोखा दिया था और सन परिवार ने अंततः उन्हें मार डाला। हालांकि वेन यू ने कभी भी गपशप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके बारे में विस्तृत समाचार नहीं जानते थे। युवा मास्टर, केवल 2 दिनों में मैं आपको सन परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकूंगा। वेन यू अपने कमरे में गई, स्टार वेब पर लॉग इन किया और तुरंत काम करना शुरू कर दिया। लिन युआन ने प्रशिक्षण कक्ष छोड़ दिया और शेष 160 में से 10 सर्वश्रेष्ठ मछली कोट उठाए और उन्हें लियू जी को दे दिया, जो रसोई में सामग्री तैयार कर रही थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 710 मांग करने वाला लिन युआन, फे एवोल्यूशन मचेंट, C 710 मांग करने वाला लिन युआन, प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 710 द डिमांडिंग लिन युआन, अनुवादक एकलिस स्टूडियो, संपादक एकलिस स्टूडियो। लिन युआन ने लियू जी को मछली के कोट को भूनकर कुरकुरे क्रेप बनाने का निर्देश दिया, जिसका उपयोग वेन यू भविष्य में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कर सके। लिन युआन पानी वाले गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठ गया और क्यूई हेताओ को कॉल करने के लिए फोन उठाया। उन्होंने स्टार वेब पर स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में क्यूई हेताओ से मुलाकात की थी। लिन युआन ने शुरुआत में साझेदारी पर चर्चा करने के लिए वास्तविक जीवन में मिलने के क्यूई हेताओ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में आतिथ्य के बार प्रस्तावों के बाद लिन युआन ने अंततः क्यूई हेताओ के साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। क्यूई हेताओ द्वारा फोन उठाने से पहले लिन युआन ने 3 बार कॉल की घंटी सुनी। क्यूई हेताओ ने मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा, भाई, मैं स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में आपका नाम वापस पाने में कामयाब नहीं हुआ। क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? लिन युआन ने हंसते हुए जवाब दिया, आपको मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए कि मैंने आपको 3 दिनों में 100 विकसित एंजल फिश ऑफ ब्लिस प्रदान किया, मुझे विश्वास है कि सी ब्लिस कबीला अब स्काई सिटी की ईमानदारी को स्वीकार करता है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि स्काई सिटी को सी ब्लिस कबीले से समान स्तर की ईमानदारी मिली है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि केवल स्काई सिटी को मध्य से उच्च श्रेणी की वयस्क एंजल फिश ऑफ ब्लिस देने के बाद आप मुझे भाई कह सकते हैं? क्यूई हेताओ का लहजा तुरंत झुंझलाहट के स्पर्श के साथ सख्त हो गया। क्या मैंने अपने अधीनस्थों को आपको 80 उच्च श्रेणी और 20 सर्वोच्च श्रेणी की वयस्क एंजल फिश ऑफ ब्लिस देने का निर्देश दिया? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने इसे गलत समझा है। क्यूई हेताओ का लहजा अनुनय में बदल गया और उसने कहा, भाई, मैं तुम्हें हमारे अगले लेनदेन पर मुआवजा दूंगा। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि वे आपको 60 उच्च श्रेणी और 40 सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑफ ब्लिस दें। इस बारे में मुझे खेद है। हाँ, क्या आपको मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से आपके लिए चुने गए फिश कोट पसंद हैं? वे सी ब्लिस कबीले द्वारा प्रस्तुत सर्वोत्तम हैं। लिन युआन के शब्द मुस्कुराते हुए क्यूई हेताओ के लिए एक हिंसक थप्पड़ की तरह थे। यदि यह कोई और समय होता तो क्यूई हेताओ कभी भी अपना घमंड नहीं त्यागते, भले ही वह स्काई सिटी के साथ कितनी भी बुरी तरह से काम करना चाहते हों। हालांकि स्काई सिटी ने सी ब्लिस कबीले को 100 कांस्य महाकाव्य गर्भाधान एंजल फिश ऑफ ब्लिस वितरित किए थे। इससे उनके पिता, जो सी ब्लिस कबीले के नेता थे, को अन्य सभी व्यापारिक लेन देन बंद करने और एंजल फिश ऑफ ब्लिस के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेने की अनुमति मिली। उन्होंने पहले ही सी ब्लिस कबीले और कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बीच अनुबंध के साथ लोगों को स्पिरिट गार्ड्स में भेज दिया था ताकि कनेक्टेड बीस्ट पार्क को सी ब्लिस कबीले के बिजनेस मॉडल में बदलाव की कीमत का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके। ये कहा जा सकता है कि सी ब्लिस कबीले को स्काई सिटी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की सख्त जरूरत थी, अन्यथा सी ब्लिस कबीला कनेक्टेड बीस्ट पार्क के भविष्य के प्रकोप की दया पर होगा। क्यूई हेताओ अपने आप को आहें भरने से नहीं रोक सका। मैं पहले बहुत अदूरदर्शी था। मैंने स्काई सिटी को वयस्क एंजल फिश ऑफ ब्लिस को इस तरह क्यों दिया? लिन युआन के चेहरे पर एक मनोरंजक अभिव्यक्ति दिखाई दी जब उसने पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे के नरम चमड़े को धीरे से खटखटाया। क्यूई हेताओ वास्तव में सी ब्लिस कबीले के युवा नेता थे। उन्होंने जो बातें कहीं वो बहुत दिलचस्प थीं।
लिन युआन अपने प्रति क्यूई हेताओ के रवैये को लेकर भ्रमित नहीं थे। आखिरकार स्काई सिटी ने सी ब्लिस कबीले को अपने प्रभावशाली क्रिएशन मास्टर संसाधनों का प्रदर्शन किया था। हालांकि क्यूई हेताओ गलती स्वीकार कर रहा था, लेकिन वह वास्तव में लिन युआन की क्षमता का परीक्षण कर रहा था। क्यूई हेताओ ने प्रत्येक लेन देन के साथ 80 वयस्क उच्च श्रेणी और 20 सर्वोच्च श्रेणी एंजल फिश ऑफ ब्लिस का व्यापार करके सी ब्लिस कबीले का आखिरी तुरुप का पत्ता भी दिखाया था। उन्होंने सारा दोष अपने अधीनस्थों पर मर दिया और पिछले लेन देन की सभी त्रुटियों से खुद को मुक्त कर लिया। ये देखा जा सकता है कि क्यूई हेताओ में बातचीत करने की मजबूत क्षमता थी। बहरहाल लिन युआन ने क्यूई हेताओ के साथ बहस करने और उसे उसका परीक्षण जारी रखने की अनुमति देने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उन्होंने दृढ़ और सीधे तरीके से क्यूई हेताओ से कहा, क्या सी ब्लिस कबीले और स्काई सिटी के बीच सभी लेन देन में इस तरह ईमानदारी की कमी होगी? क्या सी ब्लिस कबीला स्काई सिटी को मादा एंजल फिश ऑफ ब्लिस के साथ धोखा देने की कोशिश करेगा जो दोबारा प्रजनन नहीं कर सकती? लिन युआन के शब्दों के कारण क्यूई हेताओ को ठंडे पसीने आ गए। जहां तक क्यूई हेताओ को जानकारी थी, ब्लिस की वयस्क एंजल फिश को स्टोरेज बॉक्स में स्काई सिटी पहुंचने तक मौत के करीब होना चाहिए था। स्काई सिटी को अब सी ब्लिस कबीले से मदद मांगनी चाहिए और उनसे एंजल फिश ऑफ ब्लिस का पालन पोषण करने के बारे में सलाह लेनी चाहिए। क्यूई हेताओ ने पहले ही सोच लिया था कि वह सलाह के बदले में क्या शर्तें तय करेगा। आश्चर्यजनक रूप से स्काई सिटी ने न केवल इस बात की परवाह नहीं की कि ब्लिस की एंजल फिश मौत के करीब थी, बल्कि उन्होंने एंजल फिश ऑफ ब्लिस की शारीरिक स्थिति की भी बारीकी से जांच की थी। किसी को यह जानना होगा कि एंजल फिश ऑफ ब्लिस सी ब्लिस कबीले की नींव थी। स्वाभाविक रूप से यदि सी ब्लिस कबीला स्काई सिटी पर भरोसा करना चाहता था, जिसके पास इतने सारे क्रिएशन मास्टर संसाधन थे, तो क्यूई हेताओ को स्काई सिटी को हर कीमत पर प्रजनन क्षमताओं वाली मादा एंजल फिश ऑफ ब्लिस पर अपना हाथ जमाने से रोकना होगा। जैसे ही क्यूई हेताओ एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया था, उसने लिन युआन की स्पष्ट और मजबूत आवाज को यह कहते हुए सुना, अगले लेन देन में स्काई सिटी सी ब्लिस कबीले की चाल के बारे में भूलने का नाटक कर सकता है। लेकिन चूंकि आप गंदा खेलना चाहते हैं, स्काई सिटी को सी ब्लिस कबीले से 50 उच्च ग्रेड और 50 सर्वोच्च ग्रेड एंजल फिश ऑफ ब्लिस की मांग करनी होगी। लिन युआन का अनुरोध क्यूई हेताओ की प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक था। लेकिन जब लिन युआन ने उसे एक कोने में धकेल दिया और उसकी चालें उजागर हो गईं, तो लिन युआन ने जो अनुरोध किया उसे सुनकर क्यूई हेताओ ने राहत की सांस ली। जैसे ही क्यूई हेताओ सहमत होने वाला था, लिन युआन ने फिर से बात की, यदि सी ब्लिस कबीला अपनी ईमानदारी व्यक्त करना चाहता है तो हमें 207 रंगीन मछली कोड भेजना जारी रखें। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि सी ब्लिस क्लान प्रत्येक लेन देन के साथ स्काई सिटी को 10 पूर्ण फैंटेसी ब्रीड फिश शव प्रदान करे। लिन युआन के शब्दों ने क्यूई हेताओ को चौंका दिया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आंतरिक रूप से लिन युआन को कोसने लगा। वह इतना मांग करने वाला कैसे हो सकता है? क्यूई हेताओ को लगा कि लिन युआन शैतान से भी अधिक लालची था। उन्होंने तुरंत 207 रंगीन मछली कोड की निरंतर डिलीवरी की मांग करके सी ब्लिस कबीले की पेशकश को सीमा तक बढ़ा दिया। यहां तक कि उन्होंने 10 पूर्ण फैंटेसी ब्रीड फिश शवों की भी मांग की। इन शर्तों के परिणामस्वरूप सी ब्लिस कबीला कई गुना मूल शर्तों की पेशकश करेगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 711 उन्हें उनकी अपनी दवा का स्वाद देना। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 711 उन्हें उनकी अपनी दवा का स्वाद देना। अध्याय 711 उन्हें उनकी अपनी दवा का स्वाद देना। सी ब्लिस कबीले को स्काई सिटी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों पर भरोसा करने की जितनी आवश्यकता थी, सी ब्लिस कबीले इस कीमत को वहन नहीं कर सकते थे। मुझे खेद है, लेकिन सी ब्लिस कबीला इन शर्तों से सहमत नहीं हो सकता। इससे पहले कि क्यूई हेताओ ने बोलना समाप्त किया, लिन युआन ने बीच में कहा, आप बंदूक उछाल रहे हैं। ना कहने में इतनी जल्दी मत करो। स्काई सिटी अनुचित रूप से सी ब्लिस कबीले को इतनी कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं करेगी। स्काई सिटी सी ब्लिस कबीले को गारंटी देने में सक्षम होगी। प्रत्येक 3 लेन देन के बाद, जिसका अर्थ है कि स्काई सिटी द्वारा सी ब्लिस कबीले के लिए 300 गर्भाधान एंजल फिश ऑफ ब्लिस विकसित करने के बाद, हम सी ब्लिस कबीले को एक कांस्य लीजेंड एंजल फिश ऑफ ब्लिस प्रदान करेंगे। लिन युआन के शब्दों ने क्यूई हेताओ को शांत कर दिया। क्यूई हेताओ ने बुरी तरह सांस लेना शुरू कर दिया। पूरे सी ब्लिस कबीले ने ब्रॉन्ज लीजेंड एंजल फिश ऑफ ब्लिस को पाने का सपना देखा था। सी ब्लिस कबीला उस स्तर तक प्रगति करने में कामयाब रहा था जिस पर वे थे, क्योंकि उनके पास 200 से अधिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियों से बनी औषधि थी। औषधि पैदा हुए अंडों को फूटने में मदद कर सकती है। सी ब्लिस कबीले ने एंजल फिश ऑफ ब्लिस के बाजार पर हावी होने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। हालांकि क्यूई हेताओ के दादा की मृत्यु के बाद, जो एक शीर्ष क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे, सी ब्लिस कबीले के पास शीर्ष क्रिएशन मास्टर संसाधन समाप्त हो गए थे। फिर भी सी ब्लिस कबीले के पास अपना तुरुप का पत्ता भी था, जो ये था कि जब पिछला नेता एंजल फिश ऑफ ब्लिस का पालन पोषण कर रहा था, तो वह 2 कांस्य लीजेंड एंजल फिश ऑफ ब्लिस का पालन पोषण करने में कामयाब रहा था। ब्लिस की ये 2 कांस्य लीजेंड एंजल फिश क्यूई वानग्यान के लिए शक्ति और भाग्य का प्रतीक थी और इन्हें सी ब्लिस कबीले की मुख्य हवेली में रखा गया था। दुर्भाग्य से ब्लिस की दोनों कांस्य लीजेंड एंजल फिश नर थीं और प्रजनन नहीं कर सकती थीं। यदि स्काई सिटी गर्भाधान एंजल फिश ऑफ ब्लिस को लीजेंड गुणवत्ता में विकसित करने का वादा कर सकता है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि सी ब्लिस कबीला इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। ब्लिस की एक कांस्य लीजेंड एंजल फिश 1000 से अधिक अंडे दे सकती है। यहां तक कि सी ब्लिस कबीले की विशेष औषधि की शक्ति के साथ केवल 1% अंडे ही फूटेंगे। इस प्रकार सी ब्लिस कबीले के पास 10 सर्वोच्च श्रेणी की मछलियां रह जाएंगी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद सी ब्लिस कबीले की एंजल फिश ऑफ ब्लिस की सामान्य गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
ब्लिस की कांस्य लीजेंड मादा एंजेलफिश द्वारा जन्मी संतान उस छत को भी तोड़ सकती है जिसे कबीला कभी पूरा नहीं कर पाया था। वे अंततः विकसित हो सकते हैं या एक नए अस्तित्व में परिवर्तित हो सकते हैं। उस समय मादा कांस्य लीजेंड मछली द्वारा उत्पादित संतानों में कांस्य महाकाव्य की गुणवत्ता न्यूनतम होगी। संतानों में अभी भी लीजेंड क्वालिटी होने की क्षमता रहेगी। यदि मादा और नर ब्रॉन्ज लीजेंड एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को मुख्य हवेली में एक साथ पाला जाए तो वे अद्भुत संतान पैदा कर सकते हैं। यदि यह सौदा सफल रहा तो एसी ब्लिस कबीले के तुरुप के पत्ते को मजबूत कर सकता है और उन्हें भविष्य में कुलीन गुटों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त स्थिति प्रदान कर सकता है। जब लिन युआन ने क्यूई हेताओ की अजीब सांसें सुनी तो उसने फोन को अपने कान से दूर रखा और कुछ सेकंड के बाद ही उसे वापस अपने कान के पास रख लिया। इस आदमी की सांसें बहुत अजीब थीं। लिन युआन ने क्यूई हेताओ को उत्सुकता से कहते हुए सुना, यह एक सौदा है। लिन युआन ने क्यूई हेताओ को और कुछ भी कहने में समय बर्बाद नहीं किया। डील हो जाने के बाद उसने तुरंत फोन रख दिया। हालांकि लिन युआन सी ब्लिस कबीले के साथ लेन देन करने के लिए कांस्य लीजेंड का उपयोग कर सकते थे, फिर भी वे एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के साथ चालें खेल सकते थे। यदि ऐसा है तो लिन युआन आग से लड़ सकता है। एंजेलफिश ऑफ ब्लिस पहले से ही बहुत नाजुक थी, लेकिन गर्भधारण अवधि के दौरान वे विशेष रूप से कमजोर थीं। कोई भी ट्रिगर उनकी जान ले सकता है। लिन युआन को केवल एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को कांस्य लीजेंड में विकसित करने और गर्भधारण कर रही एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के गर्भ में बड़ी मात्रा में शुद्ध स्पिरिट क्यूई को इंजेक्ट करने के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इससे अंडे मजबूत होंगे, लेकिन यह उन्हें रूपांतरित या विकसित नहीं करेगा। उस समय ब्लिस की गर्भाधान वाली कांस्य लीजेंड एंजेलफिश लंबे समय तक गर्भवती रहेगी। मादा मछली मजबूत संतानों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगी, इस प्रकार वह अंडे देने में सक्षम नहीं होगी। इससे ब्रॉन्ज लीजेंड एंजेलफिश ऑफ ब्लिस लंबे समय तक गर्भवती रहेगी। दुनिया में किसी भी गुट ने सी ब्लिस कबीले से बेहतर एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को नहीं समझा। अंडों के मां के शरीर से निकलने के बाद मां का शरीर फट जाता था, जिससे शीघ्र मृत्यु हो जाती थी। उस समय सी ब्लिस कबीले के पास कांस्य लीजेंड एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को जन्म न दे पाने के नरक में मौजूद देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लिन युआन ने सी ब्लिस कबीले के लिए जिस एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को विकसित किया था वह केवल सजावटी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी। लिन युआन को विश्वास नहीं था कि जब सी ब्लिस कबीले को अंततः अरोरा पराग की कमी का सामना करना पड़ा तो वे ब्लिस की गर्भवती कांस्य लीजेंड एंजेलफिश को त्यागने का विकल्प चुनेंगे। ब्लिस की गर्भवती एंजेलफिश को उन अंडों को बनाए रखने के लिए अरोरा पराग की 100 गुना से अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी जिन्हें वे जन्म देने में सक्षम नहीं होंगी। नवंबर एप्सिलॉन L1N। इससे सी ब्लिस कबीले के लिए आवश्यक अरोरा पराग की मात्रा में वृद्धि होगी। लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि जब ब्लिस की प्रत्येक एंजेलफिश के लिए आवश्यक अरोरा पराग का विशाल पर्वत सी ब्लिस कबीले के पतन का कारण बनेगा। लिन युआन को बस इतना करना था कि उनकी सहयोगात्मक अवधि के दौरान सी ब्लिस कबीले की अरोरा पराग आवश्यकताओं को बढ़ाना था। क्यूई हेताओं के साथ कॉल समाप्त करने के बाद लिन युआन ने सुनो को कॉल किया। उन्होंने लिसन से कहा कि कुछ मसल ग्रोथ कैमेलिया को वापस लाने के लिए लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका का उपयोग करें। जब से लिन युआन ने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्राप्त किया, उसके लिए सरल आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। हालांकि वेन यू को यह पता नहीं चला था कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में कौन घायल हुआ था और उसे इलाज के लिए लीजेंड गुणवत्ता वाले मसल ग्रोथ कैमेलिया की जरूरत थी। लिन युआन भी निश्चित नहीं हो सका कि वह संपूर्ण मिथ 3 के बदले में सन निंगजियान के साथ विकसित मसल ग्रोथ कैमेलिया का व्यापार करना चाहता था। कानून क्रिस्टल। हालांकि पहले मसल ग्रोथ कैमेलिया को विकसित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरह की आध्यात्मिक सामग्रियां जो विशिष्ट चोटों को ठीक कर सकती थीं, एक दुर्लभ और बहुमूल्य संसाधन थीं। उनका उपयोग विशेष अवसरों के दौरान महत्वपूर्ण संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे लिन युआन सन परिवार के साथ करने की योजना बना रहा था। सुनो के साथ कॉल समाप्त करने के बाद लिन युआन सोने के लिए अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार हुआ। भले ही लिन युआन धातु से बना था, लगातार 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका शरीर अपनी सीमा पर था। उसने फिर से काम करने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस जाने से पहले कुछ घंटों तक सोने और फिर भोजन करने की योजना बनाई। लेकिन खाने का समय होने से पहले लिन युआन को लियू जी की कठोर अभिव्यक्ति का सामना करने के लिए जगाया गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 712 शक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप है फे इवोल्यूशन मचेंट सी 712 पावर अपने लक्ष्य के अनुरूप है प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन अध्याय 712 शक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप है अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो लियू जी द्वारा जगाए जाने के बाद लिन युआन को चक्कर आ गया। जब आप असाधारण रूप से गहरी नींद में सो रहे हों तो जगाया जाना यातना जैसा था। जब वह उठा तो उसकी आंखें गर्म और सूजी हुई लग रही थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें मलीं। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था उसने लियू जी की गंभीर अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। लिन युआन तुरंत सीधा बैठ गया। लियू जी ने देखा कि लियू जी जाग गई है और गंभीर स्वर में कहा, लिन युआन डुआन वह वापस आ गया है, लेकिन वह अभी तक हवेली में प्रवेश नहीं कर सकता। लिन युआन अभी भी थोड़ा चकित था जब उसकी आंखें अचानक खुल गईं। लियू जी ने अभी जो कहा था उससे लिन युआन को पता चल गया था कि क्या हुआ था। जब लिन युआन ने आखिरी बार डुआनहे से बात की थी तो उसने डुआनहे से कहा था कि वह दुश्मनों के खून से सने शवों को हवेली में न लाए। चूंकि लियू जी ने कहा था कि डुआन वह अभी तक हवेली में नहीं आ सकता है, इसका मतलब यह था कि डुआन वह एक दुश्मन का खून से लथपथ शरीर वापस लाया था।
लियू जी ने तुरंत मछली के पैटर्न वाला एक लंबा सफ़ेद वस्त्र पहना और कहा, बड़े भाई लियू, चलो एक साथ नीचे चलते हैं। लियू जी लिन युआन के पास गए और कहा, लिन युआन, मुझे लगता है कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा होगा। जो लुओ की लावा ड्रैगन छिपकली लिसन की रक्षा करते समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यदि डुआन ही इसे बचाने के लिए समय पर उपस्थित नहीं होता तो जुओ लुओ का काम खत्म हो जाता। लिन युआन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। जुओ लुओ की लावा ड्रैगन छिपकली अब कैसी है? लियू जी के चेहरे पर राहत की झलक दिखी और उन्होंने कहा, एक घातक प्रहार से लिसन का बचाव करने के लिए लावा ड्रैगन छिपकली के शरीर का आधा हिस्सा खुल गया था। यदि यह रक्षा प्रकार का शत्रु नहीं होता और इसमें प्रभावशाली पुनर्युजी क्षमताओं वाला ड्रैगन प्रजाति रक्त होता तो मास्टर होंगशेन के आने तक ये कभी भी टिक नहीं पाता। जब मास्टर होंगशेन आए तो उन्होंने तुरंत इसकी जड़ों को ठीक करना शुरू कर दिया। केवल तभी जुओ लुओ इसे आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस लाने में सक्षम था। हवेली में मास्टर होंगशेन द्वारा लावा ड्रैगन छिपकली की पहले से ही अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। इस स्तर की चोट को ठीक होने में शायद कम से कम 1 महीना लगेगा। जब लिन युआन ने लावा ड्रैगन छिपकली की चोट के बारे में सुना तो उसने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। विशेषज्ञों के बीच हमेशा क्षण भर में लड़ाई शुरू हो जाती है। यदि डुआन वह 1 सेकंड भी देर से होता तो लावा ड्रैगन छिपकली मर जाती। जुओ लुओ जैसे स्पिरिट क्यूई पेशेवर के लिए लावा ड्रैगन छिपकली की मृत्यु उसके सबसे अच्छे साथी को खोने के समान होगी। इसका प्रभाव जुओ लुओ पर उसके पूरे जीवन के लिए पड़ा होगा। जब जुओ लुओ ब्लेड वर्म से मुकाबला करने के लिए जल विश्वायामी दरार में खड़ा हुआ था तो वह लिन युआन और लियू जी के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को भी तैयार था। इसलिए लिन युआन ने जुओ लुओ को अपने परिवार के सदस्य के रूप में माना। इसके बाद जुओ लुओ की छवि को लिविंग रूम की फीचर दीवार पर उकेरा गया। लिन युआन को लगा कि वह बहुत लापरवाह था। जब वह सुजरेन मिथ दो नाइट कैलामिटी क्रो मुख्य जेंग परिवार के 2 स्वप्न दस्ते और जेंग परिवार के शिखर सुजरेन जियो हानजोंग के तीसरे वंश का सामना कर रहा था तो उसने हर लड़ाई जीत ली थी। इसके अलावा उनकी यात्रा बहुत सहज थी, जिसके परिणामस्वरूप लिन युआन ने अपनी सावधानी खो दी। वह लगभग भूल चुका था कि दुश्मन कितना ताकतवर है। नाइट कैलामिटी क्रो, नाइटमेयर वी और जियाओ हानजोंग मदर ऑफ ब्लिडबाथ और एंडलेस समर के खिलाफ लड़ाई में मुख्य लड़ाके थे। चूंकि वे स्काई सिटी के शीर्ष लड़ाके थे, वे दुश्मनों को सफलतापूर्वक मारने में कामयाब रहे थे। सच कहूं तो नाइटमेयर वी जेंग परिवार के नाइटमेयर स्क्वाड का छठा सबसे मजबूत सदस्य था। 2 स्वप्न दस्ते का मुख्य कार्य जेंग परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों की युवा पीढ़ी की सेवा करना था। इसके अतिरिक्त 2 स्वप्न दस्ता जेंग परिवार का एकमात्र संसाधन नहीं था। लिन युआन अब पूरी तरह से जागरूक हो गया था। उनकी स्काई सिटी में युद्ध शक्ति की बहुत कमी थी। हालांकि एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लिडबाथ सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ थे। ब्लिडबैथ की मदर केवल सुजरेन 8 मिथ 2 थी और एंडलेस समर सुजरेन एक्स मिथ 3 थी। एंडलेस समर की शक्ति अभी तक शिखर सुजरेन एक्स मिथ 3 तक नहीं पहुंची थी। तकनीकी रूप से एंडलेस समर को सम्राट वर्ग की सबसे मजबूत उपस्थिति नहीं माना जा सकता है। जहां तक नए सम्राट वर्ग विशेषज्ञ डुआन हे का सवाल है, वह लंबे समय तक स्काई सिटी में शामिल नहीं हुए थे, जबकि पर्पल डेमन हाल ही में सुजरेन 2 में विकसित हुआ था। 7 सिर वाले समुद्री दानव सांप की वर्तमान शक्ति को देखते हुए डुआन हे को एक प्रभावशाली लड़ाकू बल माना जा सकता है। वह अब स्काई सिटी की वर्तमान शीर्ष लड़ाकू शक्ति थी। स्काई सिटी की शक्ति उसकी लड़ने की क्षमताओं में निहित है। हालांकि राजा वर्ग के विशेषज्ञों की शक्ति बहुत कमजोर थी। इसे उभरते हुए गुट की ताकत के बराबर भी नहीं माना जा सकता। जुओ लुओ, मास्टर होंगशेन, हुक्वान और फीक्यान स्काई सिटी में केवल 4 राजा श्रेणी विशेषज्ञ थे। हालांकि हुक्वान एक आत्माशिल्पकार था और उसने लड़ाई नहीं की। फीक्यान आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक जासूस था और अपनी असली ताकत का इस्तेमाल आसानी से नहीं कर सकता था। इस प्रकार उन चारों में से सबसे मजबूत लड़ाकू बल मास्टर होंगशेन थे, जिन्होंने ब्लैक ब्रॉन्ज से क्यूलेंट को अनुबंधित किया था। लिन युआन ने सोचा, स्काई सिटी की लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन लिन युआन की वर्तमान सदस्यों या उनकी भूमिकाओं को बदलने की कोई योजना नहीं थी। हालांकि स्काई सिटी एक गुट था, यह एक बड़ा परिवार भी था जिसमें सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते थे। स्काई सिटी का सदस्य बनने के लिए चरित्र सबसे महत्वपूर्ण मानदंड था। जुओ लुओ और मास्टर होंगशेन अब बहुत मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें मजबूत बनने की क्षमता है। जब से स्काई सिटी ने अपने निजी गुट क्षेत्र की भूमिका की घोषणा की थी, इसने किसी भी राजा वर्ग विशेषज्ञ की वफादारी हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की थी। बहरहाल स्काई सिटी ने जेंग परिवार और मियाओ परिवार का खुलकर विरोध किया था। राजा श्रेणी के विशेषज्ञ लड़ने की शक्ति की कमी को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसकी स्काई सिटी को वास्तव में आवश्यकता थी। स्काई सिटी जितनी मजबूत होगी, वे अन्य गुटों के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा करेंगे। हालांकि वह राजा वर्ग के विशेषज्ञों की शक्ति की भी उपेक्षा नहीं कर सका, क्योंकि वे हमेशा ताकत के विश्वसनीय स्रोत थे। लिन युआन उस समय सफेद कपड़े वाले अनुयायियों की योजना का उपयोग करने के बाद उसे विकसित करने में बहुत व्यस्त थे, लेकिन अब उसे सुस्ती उठाने की जरूरत थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 713 डबल ट्री कोर का चक्र। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 713 डबल ट्री कोर का चक्र। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू फुल स्क्रीन। अध्याय 713 डबल ट्री कोर का चक्र। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन हाल ही में काम में व्यस्त थे और उन्हें जल्द ही डिवाइन वुड फेडरेशन जाने की जरूरत थी। इसके अलावा उन्हें हर हफ्ते खगोलीय संसद की प्रणाली के रूप में कार्य करने और दुनिया भर के सितारों में आग जलाने की शुरुआत करने की आवश्यकता थी।
लिन युआन पर काम का बहुत बोझ था और उसके पास सबसे मजबूत राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को चुनने और सफ़ेद कपड़े वाले अनुयायियों की योजना विकसित करने का समय नहीं था। ये कहा जा सकता है कि लिन युआन अब अकेले ही स्काई सिटी की सभी संसाधन आवश्यकताओं की आपूर्ति कर रहा था। लिन युआन की सारी मेहनत स्काई सिटी के संसाधनों को बढ़ाने में लगी। जब वह सफ़ेद पोशाक अनुयायियों की योजना विकसित कर रहा था तो वह लियू जी के साथ आगे बढ़ा था। लिन युआन ने शुरू में लियू जी को सफ़ेद कपड़े वाले अनुयायियों की योजना का प्रभार लेने की अनुमति देने की योजना बनाई थी और समय आ गया था। लियू जी ने देखा कि लावा ड्रैगन छिपकली के साथ स्थिति को समझाने के बाद लिन युआन का हाथ कसकर बंद हो गया था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गई थी क्योंकि वह गहरी सोच में था। जैसे ही लियू जी लिन युआन को सांत्वना देने के लिए कुछ कहने के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने लिन युआन को ये कहते हुए सुना, बिग ब्रदर लियू, क्या आपको सफ़ेद कपड़े वाले अनुयायियों की योजना याद है जिसका मैंने आपको पहले उल्लेख किया था? लियू जी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे याद है। हालांकि लियू जी बहुत ईमानदार प्रतीत होते थे, वह एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे जिनकी लड़ाई का तरीका एक कीट सेना को व्यवस्थित करना था। रणनीतियां अपनाना उनका दूसरा स्वभाव था। भले ही वह जानकारी एकत्र करने में वेन्यू जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इतने वर्षों तक रेडियंस 100 सीक्वेंस में रहने के बाद वह बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम था और उसके पास कई उज्ज्वल इच्छा शक्तियां थीं। जब उसने लिन युआन को सफ़ेद कपड़े वाले अनुयायियों की योजना का उल्लेख करते हुए सुना तो उसे अंदाजा हो गया कि लिन युआन आगे क्या कहने जा रहा है। बिग ब्रदर लियू, जैसा कि हमने चर्चा की थी वैसे ही आगे बढ़ें और आपको सफ़ेद पोशाक अनुयायियों की योजना अपने हाथ में लेने को कहें। आप स्काई सिटी के सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों के नेता बन जाएंगे। लियू जी ने दृढ़ता से सिर हिलाया लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया। युवा मास्टर, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। नाइट लीनिंग मून के शिष्य बनने के बाद लियू जी को तकनीकी रूप से लिन युआन को यंग मास्टर के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता नहीं थी। वे वास्तव में समान स्तर के थे। हालांकि लियू जी का दृष्टिकोण नहीं बदला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वर्तमान में था या भविष्य में, लिन युआन हमेशा लियू जी का विश्वास रहेगा। लिन युआन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लियू जी की बाकी जिंदगी बचाई थी। ये कहा जा सकता है कि स्काई सिटी का निर्माण लिन युआन के सपने को पूरा करने के लिए किया गया था। साथ ही लिन युआन का सपना भी लियू जी और वेन्यू का सपना बन गया था। आमतौर पर वेन्यू स्काई सिटी के सभी मामलों का ध्यान रखते थे जबकि लिन युआन बड़े पैमाने पर मामलों को संभालते थे। लियू जी के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसमें वह अपना मुख्य प्रयास लगा सकें। लिन युआन ने पहले ही स्काई सिटी की ढाल और तलवार लियू जी को दे दी थी। लियू जी के लिए यह एक कर्तव्य और एक जिम्मेदारी थी। लियू जी ने क्रिएशन मास्टर रिटेनर क्रेस्ट को अपनी छाती पर छुआ। उसने दोनों तारों के किनारे तलवार और ढाल की नक्काशी महसूस की। चूंकि मैं सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों को नियंत्रित करता हूं, इसलिए उन्हें स्काई सिटी की अजेय तलवार और ढाल में बदलने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। लिन युआन ने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं निश्चित रूप से उस पर खरा उतरूंगा, लियू जी ने सोचा। जब वह हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो लिन युआन ने तुरंत खून का एक पूल देखा जो सिनेबार स्वीट ओसमंथस फूलों की तुलना में लाल रंग का और भी अधिक जीवंत था। चारों ओर बिखरे ओसमंथस के फूलों में सूक्ष्म मिठास और गर्माहट थी, लेकिन हवा खून और नरसंहार के गंदे स्वाद से रंगी हुई थी। लिन युआन ने देखा कि जमीन पर पड़े सभी फे और स्पिरिट क्यूई पेशेवर मर चुके थे। पर्पल डेमन को नहीं पता था कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। चारों ओर पड़ी लाशें इस बात का सबूत थीं कि पर्पल डेमन का हमलावर रूप बदल गया था। मृत फे और स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के घाव थे जिनमें अभी भी अंधेरे प्रकार की मौलिक ऊर्जा के अवशेष थे जो पर्पल डेमन के मुख्य सिर और उगलते थे। उसी समय लिन युआन ने देखा कि रक्तपात और अंतहीन गर्मी की मां भी प्रकट हुई थी। उन्हें थोड़ी राहत हुई कि चूसी ने नए साल के बाद अपना अधिकांश समय रेडियंट मून पैलेस में बिताया जहां कोल्ड मून उसे पड़ा रहे थे। चूसी अभी भी युवा था और उसे ऐसा खूनी दृश्य नहीं देखना चाहिए था या उसे झड़पों के बीच लड़ाई में नहीं घसीटा जाना चाहिए था। चूसी के भाई के रूप में लिन युआन हमेशा उसे सभी परेशानियों से बचाना चाहेगा, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो जाए। वह चाहता था कि वह हमेशा निश्चिंत और सहज रहे। जब मदर ऑफ ब्लडबाथ और एंडले समर ने लिन युआन को देखा तो उनके खट्टे भाव नर्म हो गए। लिन युआन, मैं बस सिस्टर समर के साथ चर्चा कर रहा था। उसे अभी लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ही रहना चाहिए। उसकी संवेदना क्षमताओं को देखते हुए वह निश्चित रूप से आने वाले दुश्मनों के प्रति संवेदनशील होगी जब तक कि वे कट्टर वर्ग के विशेषज्ञ न हो, ब्लडबाथ की मां ने कहा। लिन युआन ने सिर हिलाया। उसका भी यही विचार था। स्काई सिटी हमेशा बादलों के ऊपर अस्पष्ट रहती थी, लेकिन लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भौतिक दुनिया में खुला और विद्यमान था। इसलिए उनके और जेंग परिवार के बीच दुश्मनी लिसन से शुरू होगी और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निशाना बनाया जाएगा। जेंग परिवार और मियाओ परिवार विवाह से जुड़े हुए थे, जबकि स्काई सिटी और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की साझेदारी मियाओ परिवार के लिए एक समस्या बन गई थी। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति की प्रतिक्रिया को देखते हुए लिन युआन को पता था कि उसने कनेक्टेड बीस्ट पार्क की योजनाओं में बाधा डाली है। जेंग परिवार और मियाओ परिवार को स्काई सिटी का कोई निशान नहीं मिला। इस प्रकार लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो एक खुला लक्ष्य था, मुख्य युद्ध का मैदान बन गया, जबकि दोनों परिवार स्काई सिटी की खोज कर रहे थे। एंडले समर ने शारीरिक हथियारीकरण से बने कंगनों को झुलाया और कहा, लिन युआन, क्या तुम्हें याद है कि मेरे पेड़ का कोर खोदने के बाद तुमने मुझे जीवन रूपी यज्ञ अग्नि दी थी? जीवन रूप यज्ञ अग्नि ने मेरे वृक्ष के मूल को पुनर्स्थापित किया और मेरा नया वृक्ष का मूल बन गया। लेकिन उस बेवकूफ़ पक्षी के मरने के बाद सिस्टर ब्लड ने मेरे मूल पेड़ का कोर मुझे लौटा दिया। जब मैं विश्व सफाई से गुजर रहा था और सुजवेन 3 के लिए विश्व अनुग्रह प्राप्त कर रहा था तो खोदा गया पेड़ का मूल भाग फिर से शाखा पर आ गया। अब दो वृक्ष कोर अंततः एक दूसरे को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं।
वे एक सहज चक्र बनाते हैं। लिन युआन की नाकें फड़क उठीं। वह हमेशा से जानता था कि मदर ऑफ ब्लडबाथ की क्षमताओं और विशिष्ट कौशल ने उसे असीमित क्षमता प्रदान करने में सक्षम बनाया। जब तक रक्त प्रकार की ऊर्जा थी, ये तेजी से विकसित हो सकती थी और यहाँ तक कि क्रिएशन ब्रीड की ओर भी प्रयास कर सकती थी। एंडलेस समर इसकी तुलना में बहुत कम शानदार थी, लेकिन जिस परिस्थिति का अभी वर्णन किया गया वह स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध डबल ट्रीकोर स्थिति थी। इन दो वृक्षकोर ने एक पूर्ण चक्र बनाया जो एंडलेस समर के शरीर के भीतर कार्य करता था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 714 सृष्टि बनने की संभावना अनंत रहस्यमय स्वप्न समर फे इवोल्यूशन मचेंट सी 714 अनंत रहस्यमय स्वप्न समर का सृजन बनने की संभावना प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन अध्याय 714 सृष्टि बनने की संभावना अनंत रहस्यमय स्वप्न समर पौधे प्रकार के पक्षियों के लिए उनके पेड़ का मूल उनका दिल उनकी ताकत का स्रोत था। आमतौर पर पौधे प्रकार के फे के पेड़ के कोर को खोदने से मृत्यु हो जाती है। हालांकि एंडलेस समर में अब दो पेड़ के कोर थे जो एक दूसरे को पोषण देते थे। पेड़ के कोर में से एक का निर्माण भी बहुमूल्य जीवन रूप यज्ञ अग्नि से हुआ था। लाइफ फॉर्म बलि अग्नि से बने पेड़ के मूल ने एंडलेस समर को पुनर्प्राप्ति की लगभग अविश्वसनीय क्षमताएं दी। दो पेड़ों के कोर ने एंडलेस समर को ताकत के दो स्रोत दिए और उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इस प्रकार एंडलेस समर के पास क्रिएशन ब्रीड के विकास को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना थी। अगर एंडलेस समर को लगता था कि वह कभी क्रिएशन ब्रीड तक नहीं पहुंच पाएगी, तो अब उसे लग रहा था कि उसके पास एक मौका है। लिन युआन ने एंडलेस समर ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह सोचने के लिए रुक गया। उन्हें याद आया कि चंद्रमा महारानी ने उन्हें पौधों के प्रकार के पेड़ के कोर के बारे में जानकारी के बारे में बताया था। लिन युआन ने एंडलेस समर से पूछा, एंडलेस समर, क्या इस डबल ट्री कोर स्थिति को उत्परिवर्तन या विकास माना जाता है? एंडलेस समर का आचरण अचानक गंभीर हो गया। मैंने एकमात्र हाइड्रेंजिया के रूप में शुरुआत की। जब मेरी गुणवत्ता संभ्रांत थी तो मुझे एक गोल्ड थ्राइविंग समर फ्लावर मिला जिसे बंदरों के एक समूह ने कुचलकर मार डाला था। सौभाग्य से मैंने अपनी जड़ों का उपयोग थ्राइविंग समर फ्लावर की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया और कढ़ाई वाले समर फ्लावर में बदल दिया। मैंने आत्मज्ञान की इच्छाशक्ति को भी समझा और विश्व सफाई को पारित करने में कामयाब रहा और अंतहीन समर में तब्दील हो गया। सिस्टर ब्लड सहित मिथ ब्रीड फे वही हैं। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हम कैसे विकसित हो सकते हैं। डबल ट्री कोर के साथ ट्री कोर को जोड़ा जाएगा, जिससे मुझे हल्का सा एहसास होगा कि अगर मैं सफलतापूर्वक विश्व निर्माण का परीक्षण पास कर लेता हूं और क्रिएशन ब्रीड में विकसित हो जाता हूं, तो मैं अंतहीन रहस्यमय ड्रीम समर में बदल जाऊंगा। दरअसल मैं मृत थ्राइविंग समर फ्लावर को धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि यह नहीं होता तो मेरी वंशावली में परिवर्तन नहीं होता और मैं शक्ति का पीछा नहीं कर पाता जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। ये पहली बार था कि लिन युआन ने एंडलेस समर को उसके अनुभवों के बारे में बात करते हुए सुना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसकी यात्रा इतनी प्रेरणादायक या संयोगों से भरी होगी। एंडलेस समर के एंडलेस मिस्टिकल ड्रीम समर में बदलने से पहले लिन युआन ट्रू डेटा का उपयोग ये जांचने के लिए नहीं कर सका कि यह किस प्रकार का होगा। लेकिन नाम से लिन युआन को पता था कि एंडलेस समर निश्चित रूप से अब से भी बेहतर तरीके से दिमाग में हेरफेर करने में सक्षम होगा। उस पल में डुआन हे ने उत्सुकता से पूछा, इसके बजाय आप बंदरों के प्रति आभारी क्यों नहीं हैं? यदि सोना उगने वाले ग्रीष्मकालीन फूल को नहीं मारा गया होता तो आप उत्परिवर्तन और विकास नहीं कर पाते, ठीक है? इससे पहले कि डुआन अपनी बात खत्म कर पाता, उसका मुंह पर्पल डेमन की पूंछ से भर गया। पर्पल डेमन ने एंडलेस समर से माफी मांगते हुए कहा, माफ करें सिस्टर समर, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। अंतहीन समर ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर रोष की झलक आ गई। उन बंदरों ने न केवल गर्मियों के फूलों को रौंद डाला, बल्कि उन्होंने मेरी जड़ों पर पेशाब भी कर दिया। थ्राइविंग समर फ्लावर की ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद मैं 1 महीने से अधिक समय तक इसकी गंध को दबाए रहा। मुझे उन्हें धन्यवाद क्यों देना चाहिए? इसके बजाय उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। जब एक विशाल सांप उनका शिकार कर रहा था तो मैंने उन्हें आश्रय दिया। जब वे सांप से छिप रहे थे तब भी उनमें अपनी प्रजनन गतिविधियों को जारी रखने का साहस था। एंडलेस समर के शब्दों से लिन युआन को पता था कि बंदर उसे गंभीर हद तक परेशान करते थे। अपने समय के दौरान लिन युआन ने देखा कि एंडलेस समर स्वच्छता को लेकर बहुत विक्षिप्त था, लेकिन फिर भी एंडलेस समर अपने शरीर से बंदरों की रक्षा करने के लिए तैयार था। ऐसा लगता था कि एंडलेस समर ने बंदरों के बारे में तिरस्कारपूर्वक बात की थी, फिर भी वह बंदरों को उत्परिवर्तित होने और विकसित होने का मौका देने के लिए उनका आभारी था। लिन युआन को अचानक समझ में आया कि जब उसने लाइफ फॉर्म बलिदान अग्नि के साथ एंडलेस समर को बचाया था तो एंडलेस समर ने उसका रक्षक बनने में संकोच क्यों नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एंडलेस समर ने एहसान वापस करने को बहुत अधिक महत्व दिया था। इसने 100 वर्षों तक बंदरों को उनकी आकस्मिक रौंदने की बजाय उनकी रक्षा की थी, लेकिन इस मामले में लिन युआन ने एंडलेस समर की जान बचाई थी। जब एंडलेस समर ने बंदरों का जिक्र किया तो उसे एहसास हुआ कि उसे कम से कम 3 और विश्व सफाई का अनुभव करने की आवश्यकता होगी। इसमें लिन युआन का हाथ कांपता हुआ दिखाई दिया और उसके हाथ में मनी के टुकड़े दिखाई दिए। NOVALB1N। अंतहीन समर की सांसें उसकी छाती के फूलने से पहले ही रुक गईं। ब्लडबाथ और पर्पल दानव की माँ मिथक 3 तक नहीं पहुंची थी और उसे लॉ क्रिस्टल से शुद्ध कानून शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एंडलेस समर मिथक 3 तक पहुंच गई थी और कानून शक्ति की लालसा रखती थी। इसके अलावा लिन युआन के पास शुद्ध लॉ क्रिस्टल थे जिन्हें आसानी से अवशोषित किया जा सकता था।
उस पल में लिन युआन ने गंभीरता से पूछा, अंतहीन समर, आपको क्या लगता है कि आपको क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के लिए इनमें से कितने लॉ क्रिस्टल की आवश्यकता होगी? लिन युआन के लिए क्रिएशन ब्रीड एक अपरिचित अवधारणा थी। लिन युआन के मास्टर के रूप में मून महारानी ने केवल यह उल्लेख किया था कि ऐसा स्तर मौजूद था। वह लिन युआन को कानून की शक्ति और क्रिएशन ब्रीड के बारे में जानकारी नहीं देगी, जबकि वह अभी भी सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। इस प्रकार लिन युआन को ऐसी जानकारी के बारे में सुजरेन एक्स मिथ 3 एंडलेस समर से पूछने की जरूरत थी। लिन युआन के पास मौजूद लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों की कानून शक्ति ज्यादातर डुआन्हे से आई थी और लॉ क्रिस्टल के 20% टुकड़े सेक्रेट सोर्स वाइल्डिंग क्वीन की स्कर्ट से आए थे। जब लिन युआन ने एंडलेस समर के चेहरे पर इच्छा की झलक देखी तो उसे पता चला कि वह लॉ क्रिस्टल्स को ध्यान से देखना चाहता था। उसने लॉ क्रिस्टल्स को उसके हाथ में रख दिया। एंडलेस समर ने लॉ क्रिस्टल्स का अध्ययन ऐसे किया जैसे ये कहने से पहले एक ट्रांस था, यदि वे सभी इन लॉ क्रिस्टल्स के समान शुद्ध हैं तो मुझे मिथ 3 के शिखर तक विकसित होने के लिए लगभग 100 की आवश्यकता होगी। वहां से मैं क्रिएशन ब्रीड फेज की ओर आगे बढ़ सकूंगा। जब उसने सुना कि एंडलेस समर ने क्या कहा तो लिन युआन ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। डुआन ने मुझे जो लॉ क्रिस्टल के टुकड़े दिए उससे 5 लॉ क्रिस्टल तैयार किए जा सकते हैं। सन निंगजियांग के साथ मेरे पास अब 20 टुकड़े होने चाहिए। 100 बहुत है, लेकिन यह असंभव नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 715 लिन युआन का स्वर्ग के मार्ग का उपहार। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 715 लिन युआन का स्वर्ग के मार्ग का उपहार। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 715 लिन युआन का स्वर्ग के मार्ग का उपहार। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन ने अभी भी बड़े लॉ क्रिस्टल नहीं निकाले थे। निकट भविष्य में लिन युआन सन निंगजियांग के साथ व्यापार पर अधिक मेहनत करेंगे। उन्हें लगा कि 100 लॉ क्रिस्टल्स जुटाना मुश्किल नहीं होगा। लिन युआन कभी भी कड़ी मेहनत से नहीं डरता था। यदि वह अन्य क्षेत्रों में शाखा लगा सकता है और सन निंगजियांग के साथ साझेदारी कर सकता है तो वह उनसे अधिक लॉ क्रिस्टल टुकड़े प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। वह उन सभी लॉ क्रिस्टल टुकड़ों को भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है जिन्हें कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने पिछली शताब्दी में एकत्र किया था। लिन युआन ने जिस पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंध किया था वह न केवल लॉ क्रिस्टल से शुद्ध कानून निकाल सकता था, बल्कि यह कक्षा 7 आयामी जीवन रूपों से भी शुद्ध लॉ क्रिस्टल निकाल सकता था। भले ही लॉ सोर्स क्रिस्टल मिथ ब्रीड फीस के लॉ क्रिस्टल से कम शुद्ध था, प्रत्येक सक्रिय आयामी दरार के बीच का दशक बहुत लंबा था। इस प्रकार रेडियंस फेडरेशन में कई लॉ सोर्स क्रिस्टल थे। विधि स्रोत क्रिस्टल का आभूषण होने के अलावा और कोई उपयोग नहीं था। ये लिन युआन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उनके लिए लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों की तुलना में लॉ सोर्स क्रिस्टल इकट्ठा करना बहुत आसान था। सबसे पहले लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा उत्पादित शुद्ध लॉ क्रिस्टल को रक्तबीज की मां को देने की योजना बनाई थी। लेकिन चूंकि एंडलेस समर में भी क्रिएशन ब्रीड के रूप में विकसित होने की क्षमता थी और ब्लिडबाथ की मां के पास मिथ 3 में विकसित होने से पहले अभी भी कुछ समय था, लिन युआन ने इन शुद्ध लॉ क्रिस्टल्स को पहले एंडलेस समर को देने का फैसला किया। लिन युआन भी सन निंगजियांग के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिए दृढ़ थे। यदि स्काई सिटी एक शीर्ष गुट बनना चाहता था तो उसे सन निंगजियांग के साथ व्यवहार से प्राप्त लॉ क्रिस्टल और लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद लिन युआन ने एक ब्रोकेड थैली निकाली और उसे गंभीरता से एंडलेस समर को सौंप दिया। अनंत ग्रीष्मकाल, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करें। थोड़ी देर बाद मैं आपको तब तक कुछ और जानकारी दूंगा जब तक आप मिथक 3 के शिखर तक विकसित नहीं हो जाते और क्रिएशन ब्रीड के विकास की ओर आगे नहीं बढ़ जाते। मैं वास्तव में आपको एंडलेस मिस्टिकल ड्रीम समर में विकसित होते देखने के लिए उत्सुक हूं, लिन युआन ने कहा। लिन युआन के शब्दों पर डुआन्हे के नथुने फड़कने लगे। जितना अधिक डुआन ने समूह के बाकी लोगों के साथ बातचीत की उतना ही अधिक उसे महसूस हुआ कि उसे वास्तव में कई साथी मिल गए हैं। ये भावना हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई, इतनी अधिक कि उसमें स्काई सिटी के प्रति वफादारी की भावना विकसित हो गई। डुआन उन्होंने शुरू में अपनी शपथ के कारण स्काई सिटी और लिन युआन के लिए काम किया, लेकिन अब वह वास्तव में स्काई सिटी के सदस्यों में से एक के रूप में योगदान देना चाहता था। ये सिर्फ लिन युआन से किए गए वादे के कारण नहीं था या क्योंकि वह जानता था कि लिन युआन मून महारानी का शिष्य था। चूंकि डुआन वह लिन युआन की पृष्ठभूमि जानता था, वह ब्रोकेड थैली की सामग्री का अनुमान लगा सकता था। एंडलेस समर की शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रोकेड थैली को शुद्ध लॉ क्रिस्टल से भरा होना था। डुआन वह पक्षपाती स्नेह को लेकर भ्रमित रहता था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लिन युआन की पृष्ठभूमि को जानता था, डुआन ने मान लिया कि लॉ क्रिस्टल चंद्रमा महारानी से आए थे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से आए थे। जब उन्होंने देखा कि लिन युआन ने कितनी लापरवाही से इतने सारे शुद्ध लॉ क्रिस्टल तैयार किए तो डुआन को लगा कि चंद्रमा महारानी ने लिन युआन पर बहुत अधिक स्नेह बरसाया है। लिन युआन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि डुआन को ऐसा महसूस हुआ। यहाँ तक कि अगर लिन युआन को पता भी होता तो वह बस हंसता और डुआन ही को बताता कि उसका मास्टर डुआन की कल्पना से भी ज्यादा उस पर प्यार करता था। एंडलेस समर को ब्रोकेड पाउच मिला। पैकेज का हल्का सा भारीपन एंडलेस समर के दिल पर भारी पड़ा। चूंकि एंडलेस समर की शुरुआत एंडलेस फॉरेस्ट में गहरे उगने वाले एक कमजोर फूल के रूप में हुई थी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया जब तक कि वह एक मिथक ब्रीड विशेषज्ञ के रूप में विकसित नहीं हो गया। वह पहले ही अनगिनत जीवन घातक खतरों का अनुभव कर चुका था और मौत से जूझ रहा था। ये पहले से ही उन सभी प्रयासों का ट्रैक हो चुका है जो इसने उत्परिवर्तित होने और विकसित होने में सक्षम होने के अवसरों को समझने में लगाए थे। जैसा कि यह मिथ ब्रीड में विकसित हुआ था, एंडलेस समर को अच्छी तरह से पता था कि यात्रा कितनी कठिन थी।
ऐसे असाधारण लोगों की संख्या बहुत अधिक थी जो मिथक 3 में फंस गए थे और विश्व निर्माण के परीक्षण को पार करने में असमर्थ थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कितने फैंटेसी ब्रीड के लोग अपनी इच्छाशक्ति को कानूनों में बदलने और विश्व सफाई पर काबू पाने में असमर्थ थे। यदि एंडलेस समर अपने दम पर इस खाई को पार कर सकता है, भले ही उसका डबल ट्रीकोर चक्र कितना भी विशेष क्यों न हो, यह अनिश्चित था कि आगे का रास्ता कहाँ जाएगा। लेकिन चूंकि अब उसे लिन युआन की मदद मिल गई थी, इसलिए उसे इस पर्वत पर चढ़ने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। यह इस उपकार का बदला चुकाने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि लिन युआन इसे स्वर्ग की सच्ची राह का उपहार दे रहा था। एक बार जब इसने विश्व निर्माण के परीक्षण को पार कर लिया और क्रिएशन ब्रीड में विकसित हो गया, तो इसका जीवन पूरी तरह से अलग होगा। फैंटेसी ब्रीड के लोग कल्पनाओं में मौजूद थे और वे केवल ऐसे जानवर थे जो इच्छाशक्ति में हेरफेर कर सकते थे। मिथक ब्रीड फे कानूनों से बनाए गए थे, लेकिन क्रिएशन ब्रीड का स्तर दुनिया से आगे निकल गया। कानून एक अगोचर दुनिया के पर्दे खोल देंगे। यह अमर होगा। अंतहीन गर्मी ने बाहरी तौर पर ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं किया। इसने बस लिन युआन की आंखों में गहराई से देखा और सिर हिलाया। एंडलेस समर ने सुंदर फीचर दीवार को देखा और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। सर्दियों में गर्माहट फैलाने के लिए मुस्कान काफी होगी। रक्तबीज की मां अंतहीन ग्रीष्म के लिए बहुत खुश थी। यह अभी भी अपने हालिया प्रभावशाली सुधारों को पचा रहा था। हाल ही में मदर ऑफ ब्लडबाथ लाल पानी के रक्त सांपों को बदलने के लिए अपने विशेष कौशल एक्सटर्नल ब्लड बोन का उपयोग कर रही थी, जिसे लिन युआन ने कांसेप्ट लीजेंड में विकसित किया था ताकि वे तीनों उसके नियंत्रण में आ जाएं। मदर ऑफ ब्लडबाथ का आधा काम पहले ही हो चुका था और केवल 1 या 2 दिन और चाहिए थे। उस समय रक्तबीज की माता की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ब्लडबाथ की मां ने डुआनहे के पैरों और 3 राजा श्रेणी और 2 शिखर राजा श्रेणी विशेषज्ञों द्वारा लगभग 20 मृत फैंटेसी नस्ल के जानवरों के ढेर को देखा और उसकी नज़र तेज हो गई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 716 सुदूर हवेली से वापसी लगभग एक प्राकृतिक शौचालय बन गई। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 716 फारवें हवेली से वापसी लगभग एक प्राकृतिक शौचालय बन गई। अध्याय 716 सुदूर हवेली से वापसी लगभग एक प्राकृतिक शौचालय बन गई। खून खराबे की मां की तेज नज़र के साथ एक हड्डी भेदी ठंड लग रही थी। जैसे ही ब्लडबाथ की मां फैंटेसी ब्रीड फे और राजा श्रेणी के विशेषज्ञों से रक्त ऊर्जा का उपभोग करने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि लिन युआन ने उसकी कलाई पकड़ ली है। जब लिन युआन ने रक्तबीज की मां का हाथ उठाया तो उसने सोचा, भगवान का शुक्र है कि मेरी प्रतिक्रियाएं त्वरित हैं। यदि रक्तबीज की माता ने फैंटेसी ब्रीड के फी की रक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लिया होता तो ये फी कभी भी पूरी नहीं होती। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी मृत प्राणियों के अंदर से इच्छाशक्ति निकालने में सक्षम नहीं होती। जब उन्होंने मदर ऑफ ब्लडबाथ की उलझन भरी शक्ल देखी तो लिन युआन ने तुरंत कहा, ये मृत फैंटेसी ब्रीड फे मेरे लिए उपयोगी हैं। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं उन्हें रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आपको दे दूंगा। लिन युआन ने पत्ती के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स के बारे में सोचा जिसके अंदर ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन था। रिलिनिक्विश की आंखों के पोषण से कुछ ब्लड ब्रू अंगूर पक गए थे। लिन युआन ने आगे कहा, ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन पर कुछ पके हुए ब्लड ब्रू अंगूर हैं। मैं उन्हें इन फैंटेसी ब्रीड फीस के साथ तुम्हें दे दूंगा। रक्तबीज की मां की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। लिन युआन ने अविश्वसनीय गति से ब्लड ब्रू अंगूर की खेती की। ब्लड ब्रू अंगूर को इतनी जल्दी उगाने के लिए लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन को पानी देने के लिए कितने उच्च श्रेणी के फेज एसेंस रक्त का उपयोग किया। उन्होंने यहां तक कहा कि 1 से अधिक पके हुए हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक खबर है। रक्तबीज की मां हमेशा से ही मजबूत इरादों वाली रही थी। इसे स्काई सिटी की मौजूदा स्थिति के बारे में भी पता था। जब इसने दुस्वप्न वी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी तो रक्तबीज की मां को एहसास हुआ कि यह कितना कमजोर था। N-0 वेलबन। लिन युआन के जल विश्वायामी दरार में फंस जाने के बाद रक्तबीज की मां को बेहद असहाय महसूस हुआ। इस प्रकार उस पर मजबूत बनने का जुनून सवार हो गया। ब्लड ब्रू अंगूर में रक्त ऊर्जा से पोषण के साथ ब्लडबाथ की मां 3 दिनों में विश्व सफाई से गुजरने में सक्षम होगी। उस समय यह मिथक 3 में विकसित होने और शारीरिक हथियारीकरण प्राप्त करने में सक्षम होगा। ब्लडबैथ की मां को लगा कि लिन युआन की रक्षा के लिए उसे कम से कम मिथक 3 तक पहुंचने की जरूरत है। ऐसा इसलिए था ताकि वह लिन युआन के पथ रक्षक होने की अपनी भूमिका को ठीक से पूरा कर सके। ठीक है, जब मैं इन फैंटेसी ब्रीड फीस से रक्त को अवशोषित कर लूंगा तो मैं उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक घटक के रूप में उपयोग करने के लिए उनके साथ रक्त को भी अलग कर दूंगा। जब रक्तबीज की मां बोल रही थी, उसे लगा कि उसके हाथ में खुजली हो रही है और उसके भीतर प्यास जल रही है। लिन युआन को पता था कि रक्तबीज की मां अपने हड्डी को कुचलने वाले व्यक्तित्व को फिर से उजागर करने वाली थी। हालांकि लिन युआन को उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री की अधिक आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह अपनी सभी विकास आवश्यकताओं को हल करने के लिए शुद्ध आत्मा क्यूई का उपयोग कर सकता था। स्काई सिटी के पास अभी भी एक वास्तविक कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर होम शेन था। भविष्य में स्काई सिटी को अधिक से अधिक आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता होगी। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भेजे गए राजा वर्ग के विशेषज्ञों की फैंटेसी नस्लें स्काई सिटी के लिए एक महान संसाधन थीं। इससे लिन युआन की वर्तमान जरूरी समस्या हल हो गई। खगोलीय संसद की आवश्यकता के कारण उन्हें दृढ़ इच्छाशक्ति की सख्त जरूरत थी। जब लिन युआन ने ट्रू डेटा का उपयोग करके इन 20 फैंटेसी नस्ल की नस्लों की जांच की तो उन्होंने पाया कि सबसे कमजोर एक डायमंड एफ फैंटेसी आई थंडर टूथड स्वॉर्ड कैट थी। सबसे मजबूत एक डायमंड एक्स फैंटेसी वी हिप्नोटाइजिंग क्रैपल था। सम्मोहित करने वाला क्रैपल ही वह कारण था जिसके कारण डुआनहे की सुरक्षा के बावजूद जो लुओ घायल हो गया था। सम्मोहित करने वाला क्रैपल उन फीस में से एक था जिसका अध्ययन कक्षा 5 के विद्वानों द्वारा किया जा रहा था।
अपने शिकार को नियंत्रित करने की इसकी शक्तियां शीर्ष 10 में थीं। सम्मोहित करने वाले क्रैबएपल के अलावा 4 डायमंड एक्स फैंटेसी वीफे, एक वेव चेजिंग डॉल्फिन, एक हुक स्टिंगर जेलीफिश, एक क्रिम्सन माउथ पतंग और एक पीच पॉइजन बटरफ्लाई जैसे अन्य फी भी थे। उच्च गुणवत्ता वाली फैंटेसी नस्लों का ये ढेर पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को प्रभावशाली इच्छा शक्तियां जमा करने की अनुमति देगा। इससे न केवल पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति मिलेगी, बल्कि इससे लिन युआन को इच्छाशक्ति भी मिलेगी जिसका उपयोग वह खगोलीय संसद में कर सकता है। लिन युआन ने 20 मृत फैंटेसी ब्रीड फे को डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में रखा। तभी लिसन, झोउ लुओ और मास्टर होंग शेन अंदर आए। लिसन और मास्टर होंग शेन दोनों की आंखों के चारों ओर काले छल्ले थे। श्रोता की आकर्षक आंखें मोटे आईबैग के बोझ तले दबी हुई थीं। इससे साफ था कि वह कुछ देर से ठीक से सोए नहीं थे। मास्टर होंग शेन ने यार्ड में समूह की ओर सिर हिलाया। जब उन्होंने लिन युआन को देखा तो उन्होंने झट से कहा, युवा मास्टर, आपने पिछले कुछ दिनों से खुद को बंद कर लिया है। हवेली के पीछे हरे पहाड़ का मालिक इसे बेचना चाहता है, इसलिए गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस के बढ़ते गुट से पहले मैंने इसे छीनने की पहल की। मास्टर होंग शेन का स्वर क्रोधित हो गया। यह उभरता हुआ गुट वास्तव में अनुचित है। वे वास्तव में हरे पहाड़ का उपयोग ब्लैक बैक माउंटेन बोल्स और अन्य जानवरों को आध्यात्मिक सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए करना चाहते हैं। यदि उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई तो हवा का कोई भी झोंका हमारी हवेली को प्राकृतिक शौचालय की तरह महक देगा। यहाँ तक कि सिनेबार स्वीट ओस्मांथस के फूलों की खुशबू भी 100,000 सुअरों के मल की दुर्गंध को ढकने में सक्षम नहीं होगी। लिन युआन ने शुरू में मास्टर होंग शेन से यह पूछने की योजना बनाई कि लावा ड्रैगन छिपकली कैसा काम कर रही है, लेकिन मास्टर होंग शेन ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिन युआन चौंके बिना नहीं रह सके। मास्टर होंग शेन आमतौर पर अपनी उपस्थिति की परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने हवेली के पर्यावरण की रक्षा के लिए चुपचाप संघर्ष किया था। यदि 100,000 ब्लैक बैक माउंटेन सुआ वास्तव में पहाड़ पर पाले गए होते तो हवेली में चूसी के अलावा कोई भी खुश नहीं होता। लिन युआन ने गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस के बारे में सुना था। वे पिछले 6 महीनों में ही सामने आए थे और उन्हें प्रभावशाली माना गया था। वे स्टार वेब पर भी काफी लोकप्रिय थे। जाहिर है, जिस व्यक्ति ने गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस की स्थापना की थी उसकी शुरुआत एक छोटे शहर के एक सामान्य खेत से हुई थी। बाद में आयामी दरार के कारण खेत पर आयामी जीवन रूपों का कब्जा हो गया। केवल गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस का मालिक ही आयामी दरार से बच पाया था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 717 संकेंद्रित हत्या का इरादा। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 717 संकेंद्रित हत्या का इरादा। अध्याय 717 संकेंद्रित हत्या का इरादा। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। मालिक ने कई कारणों से ब्लैक बैक माउंटेन बोल्स को पालना शुरू कर दिया था और जल्द ही पोर्क की कीमत के साथ साथ उसकी किस्मत भी चमक गई। इसने गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस को तेजी से संसाधन जमा करने और एक सफल उभरता हुआ गुट बनने की अनुमति दी थी। लिन युआन वास्तव में ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर अपना संगठन बनाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी प्रशंसा थी। लिन युआन खुद को शौचालय में रहने की इजाजत नहीं दे सकता था। लिन युआन अपनी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अच्छा काम। हवेली के पीछे हरे पहाड़ को खरीदने के लिए धन्यवाद। चूंकि मास्टर होंग शेन ने हरा पहाड़ खरीदा था, जमीन का एकमात्र टुकड़ा जो अछूता रह गया था वह हरे पहाड़ के बगल का जंगल था। लिन युआन को लगा कि वह जंगल भी खरीद सकता है। स्काई सिटी के लिए जंगल की कीमत कुछ भी नहीं थी। हालांकि ब्लैक बैक माउंटेन सुअर केवल पहाड़ पर ही रह सकते थे। यदि भूमि का उपयोग 100,000 सुअरों को पालने के लिए किया जाता तो लिन युआन मुश्किल में पड़ जाता। लिन युआन ने इस मामले को मास्टर होंग शेन पर छोड़ने की योजना बनाई। जब मास्टर होंग शेन ने लिन युआन की प्रशंसा सुनी तो उनका चेहरा चमक उठा और उन्होंने व्यापक मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर, मैंने हरे पहाड़ की जांच की। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन ये दांतेदार चट्टानों से ढका हुआ है। यदि हम चट्टानों को काटते हैं तो हम उस स्थान का उपयोग मादा प्रजनन कक्ष बनाने के लिए कर सकते हैं। जब मास्टर होंग शेन बोल रहे थे उन्होंने गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोतियों के बारे में सोचा जो लिन युआन ने उन्हें दिए थे। एक क्रिएशन मास्टर के रूप में मास्टर होंग शेन का उत्साह गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पर्ल्स देखने के बाद 2 दिनों तक बना रहा। वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती क्रिएशन मास्टर्स द्वारा निर्मित स्पिरिट तरल पदार्थों के साथ कितने अनुकूल थे। मास्टर होंग शेन को भी लगा कि अपनी शक्ति को देखते हुए उन्हें मूल्यवान गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोतियों को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। अचानक मास्टर होंग शेन को एक समस्या याद आई जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रही थी। युवा मास्टर, हालांकि तहखाने में पौधों की तरह के पौधों का पोषण करना एक उत्कृष्ट संसाधन है, लेकिन भूमिगत कोई प्रकाश नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम अंतरिक्ष को रोशन करने के लिए स्टारलाइट घास जैसे पौधों का उपयोग करते हैं तो यह उस प्रभाव की तुलना करने में सक्षम नहीं होगा जो सूर्य के प्रकाश का पौधों के विकास पर पड़ता है। लिन युआन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। इस बारे में चिंता मत करो, आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। चूंकि आपने हरा भरा पहाड़ खरीद लिया है तो उसके बगल का जंगल भी क्यों नहीं खरीद लेते। हम एक बड़ा बेसमेंट बनाने में सक्षम होंगे। मास्टर होंग शेन का सुझाव सुनने के बाद लिन युआन बेसमेंट को वास्तविकता बनाने के लिए दृढ़ हो गए थे। सबसे पहले लिन युआन रोशनी की कमी से परेशान रहे होंगे, लेकिन अब उनके पास 99 नए सनलाइट किंग लोड्स हैं। उनमें से प्रत्येक एक छोटा सूरज था और तहखाने में रोशनी न होने की समस्या का समाधान करेगा। लिन युआन इस बात से अधिक चिंतित थे कि मास्टर होंग शेन को 99 छोटे सूर्य बहुत अधिक चकाचौंध करने वाले लगेंगे। लिन युआन का बेसमेंट बनाने का एक बड़ा कारण यह था कि यह अलग अलग था।
इसके अलावा तहखाना सीधे हवेली के नीचे था और इसे हवेली का एक हिस्सा माना जा सकता था। यदि हवेली में कोई रहस्य था जिसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी तो उन्हें तहखाने में संग्रहित किया जा सकता था। लिन युआन ने मास्टर होंगशेन से पूछा, जो लुओ की लावा ड्रैगन छिपकली कैसी है? मास्टर होंगशेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब ठीक है, यदि लावा ड्रैगन छिपकली 2 सप्ताह तक खुद को पोषण देने के लिए मेरे स्पिरिट तरल पदार्थ का उपयोग करती है तो वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। यदि उसका घाव 5 सेंटीमीटर गहरा होता तो उसके अंग उसके शरीर के उस हिस्से से बाहर गिर जाते जो फटा हुआ था। अगर मैं 1 मिनट बाद होता तो शायद खून की कमी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती। हालांकि जो लुओ ठीक हैं, लेकिन इन राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के हमलों ने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुरी तरह प्रभावित किया। जो कर्मचारी लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर थे वे सभी राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के फायदों द्वारा तुरंत मारे गए। उसी क्षण लिसन की थकी हुई आवाज सुनाई दी, युवा मास्टर, मैंने अधिकांश मामले सुलझा लिए हैं और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामान्य रूप से कार्य करना जारी रख सकता है। विलासिता के सामानों की पहली खेप जिसे हमने बेचने की कोशिश की थी उसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कई गुट हमसे ऑर्डर लेना चाहते थे लेकिन मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। जब उसने सुना कि लिसन ने क्या कहा तो लिन युआन को पता चला कि लिसन नहीं चाहता था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलों के बारे में चिंता करे। लिसन लिन युआन को यह भी आश्वासन दे रहा था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अच्छी तरह से प्रबंधित करने और ऐसे खतरों से निपटने में सक्षम होगा। चूंकि लिन युआन ने लिसन पर भरोसा करना चुना था और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उसके प्रबंधन के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भविष्य की योजनाओं के बारे में और कुछ नहीं पूछा। लिन युआन ने कहा, जब आप लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लौटेंगे तो अपने साथ एंडले समर ले जाएं। सुनो के थके चेहरे पर रंग लौट आया। उसने अंतहीन समर की शक्ति देखी थी और उससे बच भी गया था। अब उसे अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ। लिसन किसी भी दबाव से नहीं डरता था कि वाणिज्य के अन्य चैम्बर लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। उन्हें विश्वास था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यावसायिक पहलुओं को संभालने के लिए काफी चतुर थे। लेकिन जब क्रूर बल की बात आई तो लिसन का दिमाग बेकार हो गया। लियू जी, जो इस समय चुप थे, ने कहा, आयामी दरार सक्रिय होने में अभी भी 4 महीने बाकी हैं। स्पिरिट गार्ड्स द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आयामी दरार की सक्रिय अवधि को रॉयल कैपिटल में परेशानी पैदा करने वाले किसी भी दार्शनिक वर्ग के विशेषज्ञों द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें स्पिरिट गार्ड्स के पाप सफाई पूल में फेंक दिया जाएगा। लेकिन 4 महीने बाद भले ही झेंग परिवार और अधिक शोध श्रेणी के विशेषज्ञों को नहीं भेजता है, मियाओ परिवार कुछ को लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भेजेगा। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और दोपहर के सूरज को धीरे धीरे पश्चिम की ओर सरकते हुए देखा। उन्होंने एंडले समर की ओर पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे विश्वास है कि 4 महीने से भी कम समय में स्काई सिटी के पास अपना स्वयं का एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ होगा। यदि झेंग परिवार या मियाओ परिवार का कोई व्यक्ति लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास दिखाई देता है तो उसे देखते ही मार डालो। एंडले समर ने सिर हिलाया और वादा किया, मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर कर्मचारी की सुरक्षा की गारंटी दूंगा। एंडले समर की अभिव्यक्ति बेहद कठोर थी क्योंकि यह पहली बार था जब उसने कोमल लिन युआन से निकलने वाले इतने केंद्रित हत्या के इरादे को महसूस किया था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 718 मियाओजी और कीमत। फे एवोल्यूशन मचेंट सी 718 मियाओजी और कीमत। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 718 मियाओजी और कीमत। लिन युआन ने अपनी आस्तीन पर एम्बर बटन के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स को छुआ और सोचा, हमें कभी पता नहीं चला कि जेंग परिवार से किसने रहस्यमय संदेशवाहक कबूतर भेजा था। अब ये पता लगाने का समय आ गया है कि उनका लक्ष्य क्या है। अल्पविराम। झेंग परिवार की मुख्य हवेली के गुप्त कमरे में विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों से भरी बोतलें अलमारियों में सजी हुई थीं। क्रिएशन मास्टर की पोशाक पहने एक पीले चेहरे वाला युवक सोफे पर लेटा हुआ था। एक काला और सफेद सेबल नीचे कूदा और तेजी से शतरंज के एक टुकड़े पर वार कर दिया। उसने टुकड़े को कुचल दिया और निगल लिया। उसी समय मेज के पटकने की जोरदार आवाज से सेबल स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत शेष टुकड़े को चायदानी में फेंक दिया। क्रिएशन मास्टर की पोशाक पहने युवक ने अपना पूर्व आरामदायक आचरण खो दिया। इसके बजाय वह दहाड़ा, क्या रॉयल कैपिटल के आसपास शैतान दौड़ रहे हैं। इस समूह में बहुत सारे राजा श्रेणी के विशेषज्ञ और शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञ थे। हम उनके साथ सारा संचार कैसे खो सकते हैं? मैं नहीं मानता कि झेंग परिवार की रॉयल कैपिटल पर पकड़ नहीं है। उस पल में झेंग का युआन के बगल में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, गुस्सा मत हो युवा भगवान। मुझे नहीं लगता कि आपको उन शब्दों के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है जो लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेषज्ञों ने रॉयल कैपिटल टेबल पर उकेरे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात मैडम के सामने उठानी चाहिए। रॉयल कैपिटल पर उनकी निश्चित रूप से पकड़ है। NOVALB-1N। मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही के भाव से झेंग परिवार के बारे में बात की, लेकिन जब उन्होंने मैडम का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर बेहद सम्मान के भाव उभर आए। झेंग का युआन ने अपने अंगूठे पर गहरे समुद्र में गहरे लाल रंग की नक्काशी के साथ फिरोजा अंगूठी पहनी थी। उसने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी की ओर देखा और उदास होकर कहा, अगर मैं हर चीज के लिए माँ के पास जाऊंगा तो पिताजी खुश नहीं होंगे। इसके अलावा राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की यह टीम झेंग परिवार की जासूसी टीम से भेजी गई थी। पापा को पता ही नहीं चल पाता कि हमने उनमें से कितने खो दिए। मैं नाइटमेयर इव और नाइटमेयर वी को रॉयल कैपिटल में क्यों नहीं भेजता? वे जासूसी में माहिर हैं।
अगर हम उन्हें ये जांच करने के लिए भेजते हैं कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे कौन है, तो उन्हें अच्छा काम करने में सक्षम होना चाहिए। मुस्कुराते हुए बूढ़े का गला रुंध गया। जेंग कायुआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसे लगभग खांसी होने लगी और उसने उत्सुकता से विनती की, दूसरे युवा मास्टर, कृपया कोई भी आवेगपूर्ण कदम न उठाएं। इस टीम के 2 शिखर राजा श्रेणी विशेषज्ञ नाइटमेयर वी के साथ थे जब इसने तीसरे वंश का अनुसरण किया और मारा गया। उन दोनों ने कहा कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने पक्ष में एक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सबसे कमजोर राजा वर्ग विशेषज्ञ उच्चतम राजा वर्ग विशेषज्ञ स्तर पर है। ये समझाने का कोई अन्य तरीका नहीं है कि उन्होंने सुजरेन मिथ 2 दुस्वप्न वी को कैसे मारा। मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने जेंग कायुआन की भौहें और गहरी कर दीं। जेंग कायुआन ने शतरंज की बिसात पर अपने पंजों को तेज करते हुए सेबल को देखा और स्पष्ट रूप से चायदानी में टुकड़ों के लिए तरस रहा था। उन्हें झुंझलाहट महसूस हुई और उन्होंने अपने पसंदीदा यिन यांग से निलुओ सेबल को आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में भेजने के लिए अपना हाथ लहराया। मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यंग लॉर्ड, आपकी रगों में न केवल जेंग परिवार का खून दौड़ता है, बल्कि मियाओ परिवार का भी खून बहता है। आयामी दरार की आगामी सक्रिय अवधि के संबंध में कोई भी स्पिरिट गार्ड्स के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जेंग परिवार सिर्फ एक अनुभवी गुट है और यह इस समय इंडिगो अज्योर सिटी में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम नहीं होगा। कोई भी अनुचित गतिविधि जो परेशानी का कारण बनती है, वह 2 स्पिरिट गार्ड्स को क्रोधित कर देगी जो वर्तमान में इंडिगो अज्योर सिटी में तैनात हैं। हालांकि मियाओ परिवार अलग है, वे एक शीर्ष गुट हैं। यदि आप इस मामले को मैडम के सामने लाते हैं तो वह आपके लिए लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की समस्या को तुरंत हल करने में सक्षम हो सकती हैं। जेंग कायुआन ने चिढ़कर कहा, अंकल हे, आप बहुत परेशान करने वाले हैं। अगर मैं इस मामले के बारे में माँ को बताऊं तो उनकी ओर से कोई भी हरकत होने पर मास्टर को तुरंत पता चल जाएगा कि मैं हाल ही में स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने का ठीक से अभ्यास नहीं कर रहा हूं और एक क्रिएशन मास्टर के रूप में अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं रहा हूं। फिर मुझे कनेक्टेड बीस्ट पार्क में वापस भेज दिया जाएगा और 1 साल के लिए प्रशिक्षण के लिए बंद कर दिया जाएगा। अंकल, उनकी मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। जिस यंग लॉर्ड को वह जानता था उसे कड़ी मेहनत पसंद नहीं थी। उसे डर था कि मास्टर मियाओ क्यूई उसे कनेक्टेड बीस्ट पार्क में प्रशिक्षण के लिए बंद कर देगा। जेंग कायुआन 1 सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर खड़ा होकर आहें भरने लगा। मेरे साथ माँ से मिलने आओ। पिता ने बिग ब्रदर को 2 स्वप्न आए, 2 स्वप्न 2 और 2 स्वप्न 3 दिया। उन्होंने मुझे 2 स्वप्न 2 स्वप्न वी और 2 स्वप्न वी दिया। यदि मेरे पास 2 स्वप्न आए होता, जो क्रिएशन ब्रीड के विकास के बहुत करीब है, तो मैं इस स्थिति को अपने दम पर हल करने में सक्षम होता। बिग ब्रदर रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य है और उसे परिवार की विरासत की परवाह नहीं है। पिता के लिए उसे 2 स्वप्न आए, 2 स्वप्न 2 और 2 स्वप्न 3 देना कितनी बर्बादी है। वर्तमान में कई रत्नों की कढ़ाई वाली लंबी स्कर्ट पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपने कमर तक लंबे बाल पकड़ रखे थे और वह दीवारों पर प्रदर्शित लग्जरी आभूषणों को खूबसूरती से छू रही थी। उसकी भव्य पोशाक ने सादे दिखने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला को एक सुंदर वातावरण दिया। वह थोड़ा घबराए और दीवार पर लगे लग्जरी गहनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह ऐसा था जैसे वह इस बात पर अटकी हुई थी कि कौन सी अंगूठी, हार और झुमके का चयन किया जाए। एक अमीर दिखने वाली बूढ़ी औरत उसके पीछे चली गई। उसने अधेड़ उम्र की महिला को प्रणाम किया और कहा, मैडम, यंग लॉर्ड आपसे मिलने के लिए यहाँ हैं। अधेड़ उम्र की महिला की घबराहट गायब हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉ क्रिस्टल्स वाली एक जोड़ी बालियां पकड़ लीं और उसे पहन लिया। वह दरवाजे की ओर चली और जेंग कायुआन को लात मारकर कमरे में ले गई और मापने वाला टेप पकड़ लिया और उत्साह से कहा, कायुआन, मैं बस तुम्हारे पास जाने ही वाली थी। यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। यदि आप लंबे हो गए हैं तो मुझे मापने दीजिए। मेरे पास आपके लिए कपड़ों के 2 सेट बनाने के लिए हाल ही में कुछ समय है। जेंग कायुआन ने मन ही मन सोचा कि यह सही समय नहीं है। उनकी माँ कक्षा 5 की बुनकर थीं। जब भी वह खाली होती तो कपड़े बनाती। हर बार जब वह माप लेती थी तो उसके ओसीडी व्यवहार को संतुष्ट करने में कम से कम 1 घंटा लगता था। जेंग कायुआन ने तुरंत अपनी माँ को बताया कि वह क्यों आया है। जेंग कायुआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद मियाओजी की आंखें तीव्रता से चमक उठीं। उसकी तेज चमक मधुमक्खी के डंक की तरह थी। कायुआन, आप उस गुट के बारे में कितना जानते हैं जो लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन कर रहा है? रेडियंस फेडरेशन में हर कोई जानता है कि मियाओ परिवार जेंग परिवार का समर्थन कर रहा है। चूंकि आपने कहा कि प्रतिद्वंद्वी यह जानने के बावजूद कि आप कौन हैं, अभी भी पीछे हटने से इनकार कर रहा है और यहाँ तक कि आपके द्वारा भेजे गए लोगों को भी मार डाला है, इसका मतलब है कि वे पूरे मियाओ परिवार और मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हैं। हे, उन्हें इस गलती की भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 719 गार्ड ये बैंक्वेट। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 719 गार्ड ये बैंक्वेट। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 719 गार्ड ये बैंक्वेट। नाइटमेयर वी की मृत्यु के बाद जेंग कायुआन ने जानबूझकर इंडिगो अज्योर गार्ड कैप्टन से जानकारी मांगी थी। इंडिगो अज्योर गार्ड कैप्टन ने केवल स्काई सिटी का उल्लेख किया था और लड़ाई के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी थी। लेकिन स्काई सिटी शब्द ने जेंग कायुआन को पूरी तरह से अनजान बना दिया था। उन्होंने ऐसे किसी गुट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जेंग कायुआन ने यह बात कभी किसी और को नहीं बताई थी। लेकिन जब उसकी माँ ने उससे पूछा तो जेंग कायुआन ने ईमानदारी से जवाब दिया, माँ, मेरी जांच के बाद मैंने सुना कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करने वाले गुट को स्काई सिटी कहा जाता है। लेकिन मैं स्काई सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया।
झेंग कायुआन ने मान लिया कि उसने कुछ बहुत ही सामान्य बात कही है, लेकिन उसकी माँ ने अपनी भौहें कसकर खींच लीं और उसकी निगाहों में क्रूर चमक तेज हो गई। मधुमक्खी का डंक बिच्छू के विषैले डंक में बदल गया था। मियाओजी की आंखों के खतरे ने लॉ क्रिस्टल से जड़े झुमकों से प्रतिबिंबित होने वाली रोशनी को ढक दिया। वह ठिठुरते हुए हंसने लगी और चिल्लाकर बोली, स्काई सिटी, स्काई सिटी फिर से। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि 1 महीने पहले स्काई सिटी ने मेरे मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे पहले से ही मेरे बेटे के गलत पक्ष में थे। हालांकि मियाओजी ने झेंग परिवार में शादी की थी, फिर भी वह मियाओ परिवार की एक मुख्य सदस्य थी और अभी भी मियाओ परिवार में बहुत अधिकार रखती थी। स्वाभाविक रूप से वह कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड के खिलाफ मियाओ परिवार की योजनाओं से अवगत थी। रणनीति में ये कदम मियाओ परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। सन परिवार ढह गया था और एक बार भव्य परिवार में एक बूढ़ी औरत और 2 बच्चे रह गए थे जो खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मियाओ परिवार के लिए सन परिवार मांस का एक रसदार टुकड़ा था। एक शीर्ष गुट के रूप में, यदि मियाओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पार्क कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड को निगल सकता है, तो मियाओ परिवार सन परिवार के संसाधनों का उपयोग पौधे प्रकार के फीस पर बाजार पर हावी होने के लिए कर सकता है। उस समय मियाओ परिवार के पास आरोही ड्रैगन सिटी के लॉन परिवार के खिलाफ कुश्ती लड़ने की सही और सही भूमिका होगी। इस प्रकार सन परिवार पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे हर कीमत पर जब्त करना था। हालांकि स्काई सिटी की अचानक उपस्थिति ने सन परिवार के लिए मियाओ परिवार के शुरुआती सटीक जाल को तोड़ दिया। अब अपरिहार्य विनाश की ओर बढ़ने के बजाय कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड के पास बचने का मौका था। गहन जांच के बाद मियाओ परिवार यह जानकर हैरान रह गया कि स्काई सिटी भौतिक दुनिया में मुश्किल से ही अस्तित्व में थी। वे बिल्कुल भूतों की तरह थे जो केवल स्टार वेब पर दिखाई देते थे, इसलिए मियाओ परिवार उनके पीछे जाने में असमर्थ था। अब मियाओजी स्काई सिटी से जुड़े लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर हमला करने के लिए अपने बेटे के साथ अपने कनेक्शन का उपयोग कर सकती थी। चाहे वह अजगर हो या सांप, परछाई में छुपे लोग डरावने थे, लेकिन अगर कोई उनकी पूंछ पकड़ सके तो उसे अजगर या सांप को छिपकर बाहर निकालने का मौका मिलेगा। माँ, स्काई सिटी में लड़ने की प्रबल क्षमता है। कम से कम उनके पास राजा श्रेणी की युद्ध कौशल है। झेंग कायुआन ने मियाओजी को बताया कि कैसे उसने नकाबपोश युवाओं को मारने के लिए जियोहानजोंग के साथ काम करने के लिए तीसरे वंश की मदद करने के लिए नाइटमेवी को भेजा था। जब मियाओजी अपने बेटे से पूछ रही थी कि नकाबपोश युवक कैसा दिखता है, तो उसकी आंखों में पुष्टि की झलक दिखाई दी। झेंग कायुआन की जानकारी के मुताबिक दोनों नकाबपोश युवकों के मुखौटों का पैटर्न अलग अलग था। उनमें से एक ने राजसी आकाश शहर के पैटर्न वाला मुखौटा पहना हुआ था, जो स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में दिखाई देने वाले नकाबपोश युवाओं से मेल खाता था। मियाओजी को लगा कि इसकी अत्यधिक संभावना है कि वे एक ही व्यक्ति हों। इसका मतलब यह था कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्काई सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मियाओजी समझ नहीं पा रहे थे कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा एक छोटा चैम्बर, जिसे एक उभरता हुआ गुट भी नहीं माना जा सकता था, स्काई सिटी के लिए मूल्यवान होगा, जबकि स्काई सिटी ने पहले से ही क्रिएशन मास्टर संसाधनों की भारी मात्रा को नियंत्रित किया है। कायुआन, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। आपको अपनी क्रिएशन मास्टर शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अगले वर्ष के युवा क्रिएशन मास्टर सम्मेलन में प्रवेश के लिए तैयारी करनी चाहिए ताकि आप शीर्ष 10 में स्थान बना सकें। जब झेंग कायुआन ने सुना कि मियाओजी ने क्या कहा, तो उसने असहाय होकर सिर हिलाया। उन्होंने थोड़ा परेशान स्वर में कहा, मुझे पता है, मैं हर दिन प्रजनन कक्ष में 12 घंटे तक स्पिरिट तरल पदार्थ तैयार करता रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से 1 साल में क्लास 3 क्रिएशन मास्टर बनने में सक्षम हो जाऊंगा। मियाओजी ने सिर हिलाया। 12 घंटे पर्याप्त नहीं हैं। जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो उसने मुझसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि तुम उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी तुमने कनेक्टेड बीस्ट पार्क में की थी। आपको हर दिन कम से कम 16 घंटे तक स्पिरिट तरल पदार्थ का मिश्रण बनाना होगा। झेंग कायुआन की अभिव्यक्ति खराब हो गई और उसने उदास होकर कहा, मुझे पता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मियाओजी ने अपना कॉलर ठीक किया और कहा, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं कर सकते। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप 1 वर्ष के समय में कक्षा 3 क्रिएशन मास्टर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मेरी बहन ने कहा कि अगर मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि आप प्रतिदिन 16 घंटे स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने में बिता रहे हैं, तो मुझे तुम्हें उसके पास वापस भेजना होगा। झेंग कायुआन जम गया। मियाओ क्यूई हर तरह से अच्छी थी और वह जो भी चाहता था उसे देती थी, लेकिन वह गलती करने पर सख्त थी। मियाओ क्यूई के तहत प्रशिक्षण में बिताए गए 2 लंबे साल झेंग कायुआन के लिए दुस्वप्न थे। खाने, खुद को खाली करने और 4 घंटे तक सोने के अलावा बाकी समय उन्होंने प्रजनन कक्ष में एक के बाद एक स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने में बिताया। यहाँ तक कि कैदियों को भी कहीं अधिक स्वतंत्रता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब वह स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने में विफल हो जाता था या आध्यात्मिक सामग्री पर्याप्त रूप से समरूप नहीं होती थी, तो मास्टर मियाओजी उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे और उसे डांटना शुरू कर देते थे। झेंग कायुआन ने तुरंत भौंकते हुए कहा, मैं हर दिन स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने में 16 घंटे बिताऊंगा, 1 मिनट भी कम नहीं। स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने के अलावा मैं हर दिन 1 घंटा स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने की प्रक्रिया पर विचार लिखने में भी बिताऊंगा। जब उसने सुना कि झेंग कायुआन ने क्या कहा, तो मियाओजी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जैसे ही उसने कहा, उसके मन में एक विचार आया। मेरी बहन चाहती थी कि मैं आपको बताऊं कि 2 सप्ताह में स्पिरिट गार्ड्स के चीफ गार्ड ये भोज की मेजबानी करेंगे। जाहिर है, उसने एक शिष्य को स्वीकार कर लिया है जिसकी घोषणा वह करना चाहती है। मेरी बहन आपको गार्ड ये बैंक्वेट में लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएगी। इस बार बैम्बू मोनाक, शेफ सुप्रीम और मून एम्प्रेस सभी उपस्थिति में होंगे। वे अपने शिष्यों को भी साथ लाएंगे। मैंने सुना है कि चंद्र महारानी, जो बिना किसी शिष्य के अकेली थी, ने गुप्त रूप से एक शिष्य को स्वीकार कर लिया है।
यहाँ तक कि उसने लांग परिवार पर भी अपनी नाक फेर ली। मुझे आश्चर्य है कि उसने जिस विशेष व्यक्ति को चुना वह कैसा दिखता है। कायुआन, तुम्हें चीफ गार्ड ये और मून महारानी के शिष्यों पर अच्छा प्रभाव डालना सुनिश्चित करना होगा। ये भविष्य में आपकी यात्रा को थोड़ा आसान बना देगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 720 में दोस्त बनाने में सर्वश्रेष्ठ हूँ। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 720 में दोस्त बनाने में सर्वश्रेष्ठ हूँ। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 720 मैं मित्र बनाने में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मियाओजी ने कुछ देर रुककर कहा, यदि आप चीफ गार्ड ये और मून एम्प्रेस के शिष्यों से दोस्ती कर सकते हैं तो इससे न केवल आपको बल्कि मियाओ परिवार और जेंग परिवार को भी फायदा होगा। फिर आप जेंग परिवार को आसानी से विरासत में प्राप्त कर सकेंगे। आप मियाओ परिवार में अधिकार हासिल करने के लिए जेंग परिवार के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। मियाओजी को लगा कि उसकी डांट फटकार और जेंग कायुआन को मियाओ क्यूई के संदेश सुनाने की बात अनसुनी कर दी गई। जेंग कायुआन ने उत्साह से सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, मैं दोस्त बनाने में सर्वश्रेष्ठ हूँ। कुछ देर तक उसे परेशान करने के बाद अंततः उसे राहत मिली। गार्ड, ये बैंक्वेट रॉयल कैपिटल में आयोजित किया जाएगा। स्पिरिट गार्ड्स द्वारा जारी आदेश को देखते हुए मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परेशानी पैदा करने के लिए किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। यदि कोई बड़ा हंगामा होता है तो इसे चीफ गार्ड ये के बहुत बड़े अपमान के रूप में देखा जाएगा। गार्ड, ये बैंक्वेट खत्म होने के बाद मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खत्म करने के लिए लोगों को भेजूंगा। ये तय होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से स्काई सिटी की विस्तृत जांच करूंगा। अल्पविराम। लिन युआन फ्लॉलेस मसल ग्रोथ कैमेलिया ले गया जिसे लिसन अपने कमरे में वापस लाया था। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली में एक छोटा सा सफ़ेद कबूतर दिखाई दिया। इस सफ़ेद कबूतर को स्टोरेज बॉक्स से बुलाए जाने के बाद ये लिन युआन के कंधे की ओर उड़ गया, लेकिन चिमी के पंखों की फड़फड़ाहट से सफ़ेद कबूतर जमीन पर गिर पड़ा। चिमी छोटे कबूतर पर चिल्लाने ही वाला था कि लिन युआन ने उसे रोक दिया। लिन युआन वास्तव में डर गया था कि चिमी मैसेंजर कबूतर को मार डालेगा। आखिरकार सिल्वर मैसेंजर कबूतर का गोल्ड फैंटेसी चाइमी से कोई मुकाबला नहीं था। चिमी को रोकने के बाद वह लिन युआन के कान पर गिरा और मैसेंजर कबूतर को खतरनाक तरीके से घोड़ा जो उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। चिमी कोई हिंसक जानवर नहीं था। इसने तुरंत संदेशवाहक कबूतर पर हमला कर दिया क्योंकि उसे लगा कि संदेशवाहक कबूतर लिन युआन के प्रति शत्रुता महसूस कर रहा है। चूंकि संदेशवाहक कबूतर एक सिल्वर संदेशवाहक प्रकार का कबूतर था, इसलिए वह हमला करने में उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि इसके तेज चोंच वाले हमले अभी भी लिन युआन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिन युआन चिमी का सबसे करीबी व्यक्ति था और इससे उसे कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाता था। संदेशवाहक कबूतर के वापस ऊपर चढ़ने के बाद वह मुड़ा और खिड़की की ओर चला गया। लिन युआन की खिड़की खुली थी, इसलिए संदेशवाहक कबूतर तुरंत उड़ गया। लिन युआन ने संदेशवाहक कबूतर को भागने से नहीं रोका, नहीं उसने चिमी को उस पर हमला करने का निर्देश दिया। संदेशवाहक कबूतर के उड़ने के तुरंत बाद वह गायब हो गया। लिन युआन ने अपनी खिड़की बंद कर दी। वह मैसेंजर पिजन का मालिक नहीं था और इसका उपयोग करके संदेश नहीं दे सकता था। लिन युआन ने संदेशवाहक कबूतर को इतने लंबे समय के बाद रिहा कर दिया और उसे उसके मालिक के पास लौटने की अनुमति दे दी क्योंकि उसका एक गुप्त उद्देश्य था। चूंकि जेंग परिवार का कोई व्यक्ति उसे जेंग परिवार के खिलाफ युद्ध की शुरुआत में सुराग प्रदान कर रहा था, इसलिए उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की तलाश करनी थी। लिन युआन को अब बस ये देखने के लिए इंतजार करना था कि क्या संदेशवाहक कबूतर उसके लिए कोई समाचार लाएगा। जेंग परिवार का आंतरिक दायरा विभाजित था और उनके बीच एक गद्दार था। इससे लिन युआन को ही फायदा हो सकता है। शत्रु का शत्रु आपका मित्र था। इसके अलावा ये दोस्त जेंग परिवार के अंदरूनी घेरे में था और उसे जेंग परिवार के अंदर होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी थी। अब जब उसने ये कार्य पूरा कर लिया तो लिन युआन चिमी के साथ स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की ओर चला गया। उसने जीनियस को अपने पीछे 5 बड़ी बड़ी पूंछें लहराते हुए बैठे हुए देखा। इसमें स्पिरिट तरल पदार्थ था और इसे सोल्जर राशन मूली के अंकुरों पर फैलाया जा रहा था। लिन युआन को कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड द्वारा सोल्जर राशन मूली के पालन पोषण का काम सौंपे जाने को लेकर कोई तनाव महसूस नहीं हुआ। जब भी सोल्जर राशन मूली की नई शाखाएं बढ़ती थीं तो विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप उन्हें काट देता था और जीनियस अतिरिक्त शाखाओं को संग्रहित करता था जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को एक प्लेटिनम फे स्टोरेज बॉक्स में जमा कर रही थी। हालांकि सोल्जर राशन मूली केवल कांस्य महाकाव्य थी, इसने आश्चर्यजनक दर से नई शाखाएं विकसित की। किंवदंती के अनुसार प्लेटिनम ग्रेड तक पहुंचने पर सोल्जर राशन मूली अपनी असली शक्ति तक पहुंच जाएगी। सोल्जर राशन मूली ने अभी तक अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट नहीं की थी, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति को पहले से ही अनाज का एक प्रभावशाली स्रोत माना जा सकता है। चिमी को एहसास हुआ कि लिन युआन और जीनियस को काम करना था, इसलिए वह पत्तियों से अजीब लौ ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कर्तव्यपूर्वक फीनिक्स पर चिंगचीनी पैरासोल ट्री घोंसले में लौट आया। चिमी के पंख सुनहरे होने में देर नहीं लगी। जब जीनियस ने लिन युआन को अपनी ओर आते देखा तो उसने झट से सैनिक राशन मूली और औषधि को दूर रख दिया। नोव एल्ब 1N। लिन युआन जीनियस को लेने के लिए झुका और उसे अपने कंधे पर रख लिया। प्रतिभावान, सोल्जर राशन मूली पर आपका शोध कैसा चल रहा है? क्या आप नई शाखाओं के लिए जड़ें विकसित करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं? लिन युआन ने पूछा। जब लिन युआन ने सोल्जर राशन मूली की शाखाएं देखी जिन पर जीनियस प्रयोग कर रहा था तो उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। सोल्जर राशन मूली भारी मात्रा में शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित कर रही थी। लिन युआन सोल्जर राशन रेडिश की मजबूत पृथक्करण क्षमता को समझ सकता था।
लेकिन एक बार जब शाखाएं सोल्जर राशन मूली से अलग हो गईं, तो वे मृत समान हो जाएंगी। शाखाओं के अंदर पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए पृथक्करण क्षमता के अंतिम अवशेषों का उपयोग करके घावों को ठीक किया जाएगा। जब लिन युआन ने सोल्जर राशन मूली में बड़ी मात्रा में शुद्ध स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट किया, तो वह केवल सोल्जर राशन मूली को और अधिक जीवंतता से बढ़ने दे सका। आत्मा क्यूई सोल्जर राशन मूली की जीवन को अलग करने की मजबूत क्षमता को जगा नहीं सकी और उसे उसनिया की तरह अपनी अलग शाखाओं के माध्यम से नए शरीर विकसित करने की अनुमति नहीं दे सकी। लिन युआन इसे समझ सकते थे। जब प्रकृति एक नए जीवन स्वरूप का निर्माण कर रही थी, तो उसे सभी प्राणियों में कुछ कमियों को शामिल करना पड़ा, जिनमें प्राकृतिक संतुलन को बाधित करने की क्षमता थी। हालांकि उसनिया कमजोर था, फिर भी वह कहीं भी पनप सकता था। हालांकि सोल्जर राशन मूली मजबूत थी, ये बहुत दुर्लभ थी। केवल शेफ सुप्रीम जैसे कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर्स ही जानते थे कि सोल्जर राशन मूली का पालन पोषण कैसे किया जाए। लेकिन लिन युआन शेफ सुप्रीम से परिचित नहीं थे और सोल्जर राशन मूली के पोषण की तकनीकों पर उनसे सलाह नहीं ले सके। सन परिवार के पास एक सैनिक राशन मूली थी, लेकिन लिन युआन ने यह नहीं सोचा था कि वे जानते थे कि इसे सफलतापूर्वक कैसे विभाजित किया जाए। अन्यथा सन परिवार ने उसे एक से अधिक सोल्जर राशन मूली भेजी होती। चूंकि शुद्ध आत्मा क्यूई उपयोगी नहीं हो सकती थी, लिन युआन को नहीं पता था कि क्या करना है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।